ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 1 यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखिए और क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इसका आंसर खाली हम लिखेंगे। समझ रहे हैं? ग्राफ दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है ग्राफ? देखिए ना, लुक एट ग्राफ ए एंड बी। ए और बी दोनों ग्राफ को देखिए, आपकी बुक में जो बने हुए हैं। दिखा? पहला ग्राफ जरा देखिए, कौन सी दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर हो रही हैं? फर्स्ट ग्राफ को देख के बताइए, बोलिए बोलिए। एक्स एक्सिस में किसको रखे हैं? टाइम, विच इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक बात, समझ आया? और वाई एक्सिस में कौन है? हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर टाइम है, हफ्तों में चल रहा है, वीक में। ठीक बात। और इसका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ए वाली कर्व का ग्राफ, ए वाली ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा भी है, ग्राफ ए इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ग्राफ बी इज ए कर्व। बी वाला देखिए, कौन सी दो क्वांटिटी आपस में कंपेयर हो रही हैं? टाइम और डिस्टेंस कवर। टाइम किस में दिया है? आवर में, और डिस्टेंस कवर माइल्स में। 1 मील, 2 मील, 4 मील माइल्स में। ठीक है ना? अच्छा, आप इसमें क्वेश्चन सुनिए। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम ग्राफ ए। ए वाले ग्राफ को देखिए और बताइए आपको क्या समझ में आया, आप क्या कंक्लूजन इससे निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था, अगर किसी दो क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन हो जाए तो बताइए, अगर मैं इसके इंटरवल के स्लोप निकालूं, इंटरवल मतलब समझ रहे हैं ना, समझे कि नहीं? ये जो पॉइंट्स हैं, दो दो पॉइंट पकड़ पकड़ के अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप कैसा आएगा? सबका एक जैसा आएगा। आप निकाल लेंगे स्लोप। हर दो पॉइंट को पकड़िए, एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1, एक के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, और स्लोप कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और हर जगह यही करिए, कैसा मिलेगा हर जगह स्लोप? अगर सेम मिला, इसका मतलब है ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट। वो तो ऑलरेडी बना चुका है, स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और बी वाले का जब आप ऐसे करेंगे तो कैसा आएगा? हर जगह हर दो पॉइंट के बीच का स्लोप क्या एक जैसा आएगा? नहीं आएगा, कहीं पर डिफरेंट आपको मिलेगा, जहां से लाइन मुड़ रही होगी। जहां तक सीधी जा रही है लाइन, स्लोप एक जैसा मिलेगा, लेकिन जहां से मुड़ रही है वहां से स्लोप चेंज हो जाएंगे, तो लाइन कर्व हो गई है। समझे? अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो ग्राफ नंबर 1 को देख के आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? अभी अभी मैं आपको बता रहा था, क्या कंक्लूजन निकलेगा? बोलिए। एक्स और वाई में दो क्वांटिटी हैं, एक में है टाइम और एक में है हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या निकला? बोलिए। यूनिफॉर्मली चेंज होंगे, इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात। रेशियो कैसा होगा? नहीं समझे? रेशियो मतलब अगर एक में टाइम है और एक में हाइट ऑफ द प्लांट है, अगर मैं बोलता हूं टाइम 2 गुना बढ़ा, तो ये भी हाइट ऑफ द प्लांट भी कितने गुना बढ़ जाएगा? तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 2/2 तो कितना आएगा? 1। अगर टाइम 4 गुना बढ़ा तो प्लांट का हाइट भी कितने गुना बढ़ेगा? 4 गुना। तो रेशियो निकालेंगे 4/4 तो कितना आया? हर बार 1 1 1 मिलेगा, तो रेशियो कैसा हो गया? हर बार कांस्टेंट, सेम। समझ आ रहा है? तो जब दो क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट हो जाए तो उनका आपस का कंपैरिजन या रिलेशन क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म, या उनका आपस का रेशियो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो कंक्लूजन क्या निकला? क्या निकला? फ्रॉम ग्राफ ए we conclude that both quantities, that is number of days in x axis and height of plant in y axis are uniformly changed.
दैट इज लीनियर। समझ आ रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज लिखने का मीनिंग आ गया। बस इतना लिखेंगे तो राइटर समझ जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको समझ में आता है ग्राफ। समझ आ रहा है? तो दोनों कैसे चेंज होंगे? यूनिफॉर्मली, एक जैसे चेंज होंगे। और दोनों का रेशियो कैसा होगा? कांस्टेंट। ऑल्सो रेशियो ऑफ बोथ क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, दैट इज सेम। ठीक है? ये इस तरह से आप कंक्लूजन लिखा करेंगे। ठीक है? हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। हाउ आर दिस कंक्लूजन्स डिफरेंट फ्रॉम दोस ड्रॉन फ्रॉम ग्राफ बी? ये जो कंक्लूजन आपने ग्राफ ए में देखा ना, ग्राफ ए में कि दोनों क्वांटिटी लीनियरली बदलती हैं, यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं आपस में, या यूनिफॉर्मली रिलेटेड हैं, या दोनों का रेशियो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इससे ग्राफ बी को कंपेयर करिए तो आपको क्या समझ में आता है? ग्राफ बी से ये वाला रिजल्ट, ये वाला कंक्लूजन कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफर करता है? हाउ दिस कंक्लूजन इज डिफर फ्रॉम ग्राफ बी कंक्लूजन। समझ आया? आया? तो क्या दिख रहा है? ग्राफ बी कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप क्या लिखेंगे? जो यहां पर लिखे हैं, ये शब्द जब आएगा तो क्या लिख लेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली चेंज्ड। समझ रहे हैं? बस हो गया, यही चीज लिखनी है आपको, इसीलिए उसका ग्राफ कर्व है। ठीक है? यहाँ ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ ए वी कंक्लूड दैट द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर बोथ क्वांटिटी हैव लीनियर रिलेशंस। लिखने के लिए बहुत तरह के शब्द हैं हमारे पास, हम कोई भी शब्द यूज करके लिख सकते हैं। ये हो गया। बी वाला लिख लेंगे ना। बी वाला कैसा चेंज हो रहा है? खाली चेंज आप यहां पर करेंगे ये, या इसको लिख देंगे नॉन लीनियर। ठीक है? या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज्ड, हो जाएगा काम। ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन फिल्ड 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक ऑफ हिज व्हीकल। एक आदमी ने अपनी गाड़ी की टंकी में 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। ठीक है? द टेबल बिलो शोज द डेज एंड द पेट्रोल रिमेनिंग ऑन दैट डे। आपको एक टेबल बताया जा रहा है जिसमें क्या शो हो रहा है? कितना तेल बचा है और कितने दिन में। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे तेल घटता जाएगा ना, गाड़ी चलती जाएगी। हर दिन गाड़ी चलेगी तो हर दिन टंकी में तेल कम होता जाएगा। तो किस दिन कितना तेल बचा हुआ है उसका एक टेबल बना दिया है आपको। ठीक है? और आपसे बोल रहा है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द पेट्रोल रिमेनिंग एंड द नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो पहले छोटा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल हमारा कैसे बन रहा है? यहाँ पर हमको दिया है डेज, और यहाँ सेकंड कॉलम हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल रिमेनिंग, यानी बचा हुआ, इन लीटर। तो ये लीटर में चल रहा है और ये डेज में चल रहा है। ठीक बात? और ये कॉलम हमको ऐसे बना के बताया जा रहा है। ठीक है? ये डेटा है हमारा। तो क्या क्या दिया है? पहले दिन हमने गाड़ी की टंकी देखी, कितना पेट्रोल बचा था? डलवाए थे 5 लीटर। एक दिन बीत गया, अब अगला दिन जो आएगा पहला दिन कहलाएगा। पहले दिन हमने गाड़ी की टंकी देखी, कितना लीटर बचा? 4 लीटर। दूसरे दिन हमने गाड़ी की टंकी देखी 3 लीटर। तीसरे दिन 2 लीटर, और चौथे दिन 1 लीटर, और जैसे ही 5वां दिन आया तेल खत्म, 0 लीटर। समझ आया? ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमको बताया गया है यहाँ तक। ठीक है? अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज और रिमेनिंग पेट्रोल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ पेट्रोल, इनके बीच एक ग्राफ बनाइए। ठीक है ना? समझे? तो पहले पहचानिए इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है। पहचानिए ज़रा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी? हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट कौन होगा? नंबर ऑफ डेज। क्यों? दिन बदलता है, किसी का इंतजार करता है क्या कि वो आ जाए तो मैं बदलूंगा, या कोई लेट हो गया तो थोड़ी देर ठहर जाऊं उसके लिए। ठंडी के दिन अभी आ रहे हैं ना, है ना?
सुबह सुबह बहुत ठंडी लगेगी तो आप क्या करेंगे, अपने छत में चले जाएंगे सूरज की धूप लेने के लिए। जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना, पक्का। लेकिन थोड़ी देर में आपका स्कूल का टाइम हो जाता है तो फिर आपको स्कूल जाना पड़ता है नहा धो के, है कि नहीं? तो आपके लिए क्या सूरज पहले निकलेगा कि पहले निकल जाऊं तो थोड़ा ज़्यादा धूप ले ले मेरी बिटिया या मेरा बेटा? निकलेगा क्या? तो किसी का इंतजार करता है क्या? दिन नहीं करता। तो नंबर ऑफ डेज हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, याद रखिए। जिस पलड़े में नंबर ऑफ डे रखा जाए पक्का मान लीजिए इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की परवाह नहीं है। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ डे कैसी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट को कहाँ बनाना है? एक्स एक्सिस में। सो इट इज अवर एक्स एक्सिस। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम ले रहे हैं ना, ठीक है, वो कैसा लेंगे? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए ना, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आप लोग क्या करते हो, ये आपके कॉपी का पेज है ना, तो कोई ग्राफ यहाँ पे बनाते हो, इतना पेज खाली रहता है। कोई यहाँ पर बॉर्डर खत्म होता है कॉपी का, तो ग्राफ आपका यहाँ पर बना होता है ना। ये जो लाइन ऐसे आती है कॉपी की, यहीं पर लाइन खींच के वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेके यहीं पर छोटा सा ग्राफ बना लेते हो, इधर का पूरा पेज खाली होता है। गलत तरीका है। समझ में आया? ग्राफ आपका कैसा होना चाहिए? बोलिए। बीच में नहीं। स्केलिंग किस लिए लेते हैं? बीच में किनारे दाएं बाएं से मतलब नहीं है, असली मतलब होता है स्केलिंग से। स्केलिंग ऐसे लेना है कि आपका जो पेज है ना पूरा कवर हो जाए ग्राफ से। ये तो स्केल का कमाल है ना। आप स्केल बड़े बड़े ले लोगे तो ग्राफ छोटा सा बनेगा। नहीं समझे? 1 सेंटीमीटर को बोलोगे हम 100 किलोमीटर पर सेकंड ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड ले रहे हैं, यानी 100 की स्पीड को 1 सेंटीमीटर का डब्बा एक्सप्रेस कर देगा, तो ग्राफ कितना बड़ा बनेगा? छोटा सा। समझ रहे? और उसी को अगर हम 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड को 1 सेंटीमीटर से दिखाएं तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो असली कमाल होता है स्केल लेने का। आपको स्केलिंग ऐसी लेनी है कि जितना बड़ा ग्राफ का पेज है उस पूरे पेज में आपका ग्राफ दिखे, छोटा नहीं बने, बड़ा नहीं बने, और इधर कोने में नहीं बनाना है, उधर कोने में नहीं बनाना है, बीच में बनाइए और इतना बड़ा हो कि वो पूरा कॉपी कवर कर ले। समझ आया? तब तो आपको ग्राफ के नंबर सही सॉलिड मिलेंगे। ठीक है? और परीक्षा में एक ठो ग्राफ लेके जाना है बनाने के लिए बोर्ड में अपने तरफ से। वहाँ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अगर ग्राफ आ गया, अभी आया था ना आपके सोशल में एक ग्राफ, मैप आया था ना, ऐसे ही ग्राफ भी होता है, वो भी तो पिक्टोरियल डायग्राम है। मैप तो आता है लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको लेके जाना है। ठीक है? तो जब आप बोर्ड लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे? ग्राफ के 1-2 पेज लेके जाएंगे साथ में, कम से कम 2, एक गलत हो जाए तो कम से कम एक बैकअप रहे। समझ गए ना? तो कैसे बनाना है समझ में आया? कमाल किस चीज़ का होता है? स्केल का होता है। स्केल ऐसा सुटेबल लेना है कि आपका जो पेज है उस पूरे पेज में ग्राफ पूरा आए, कहीं पर छोटा बड़ा नहीं रहे। समझ गए? पूरे पेज का यूटिलाइजेशन करेंगे। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है डे। अब देखो ये कैसे बदल रहा है, 1 2 3 4 5 छोटा छोटा नंबर है, और ये दिस इज 0 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे ही सिंपल नंबर है। सिंपल प्लॉट करते हैं। दिस इज ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6। अब ये तो अपन बिना नापे बना रहे हैं ना, ग्राफ कॉपी में एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है? वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6। हाँ, आप देखिए यहाँ से सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, एक्स और वाई, तब तो पॉइंट मिलेंगे। तो इसमें से किसी को भी एक्स और वाई मान लीजिए, किसी को भी नहीं। अभी हमने इसको कहाँ प्लॉट करना है? इंडिपेंडेंट मान के एक्स में, तो ये क्या बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट सब, और ये क्या बनेंगे? वाई कोऑर्डिनेट सब। तो आप कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखते हैं ना। तो पहले ये फिर ये, तो यहाँ से कौन से कोऑर्डिनेट मिल गए? 1 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3 2, और यहाँ से 4 1, एंड दिस इज 5 0। हमेशा पहले x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे। मिल गए कोऑर्डिनेट्स। जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो कार्टेशियन प्लेन में खोजने में कोई परेशानी है आपको? आपके ग्राफ में बड़ी आसानी से आप उसको खोजेंगे। ये पॉइंट कहाँ पर होगा? आंसर है x1 और 4 y में। x वाला 1 ये है, y वाला 4 ये है, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये x और ये y मिला।
हाइट कितनी होनी चाहिए 4, एक्स कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ वाली अब ग्राफ कॉपी में आपकी लाइन होती है ना, ऐसी ऐसी बारीक बारीक लाइनें होती हैं। तो हम यहाँ पर अब लाइन बनाए ना बनाए, तो वाइट पेपर है ना, ग्राफ पेपर तो नहीं है ये। तो वाइट पेपर में ग्राफ बना रहे हैं तो लाइनिंग करनी पड़ेगी, डॉटेड लाइन, हल्के पेंसिल से, बिल्कुल लाइट पेंसिल से, समझ गए। ग्राफ आपका डार्क होना चाहिए, इतना जितना डार्क पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफ में यूज़ कर लीजिए, और जितना लाइट पेंसिल आप डॉटेड लाइन बनाने में यूज़ कर सकते हैं उतनी लाइट पेंसिल यूज़ करिए, समझ गए। तो पहला पॉइंट हमको ये मिला, इसका पता क्या है 1,4। दूसरा पॉइंट 2,3 कहाँ पे होगा 2,3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ए यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब ये ग्राफ कॉपी नहीं है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकती है। ये तीसरा पॉइंट 3,2, दिस इज 3 दिस इज 2, यहाँ पर आएगा कहीं पर। चौथा पॉइंट 4,1, सो 4,1 इज दिस पॉइंट। और पांचवा पॉइंट 5,0, यही होगा 5,0, ठीक है ना 5,0। अब आपको स्केल पटरी रखना है और इस सब पॉइंट को मिला देना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्केल रख के सबको मिला देना है। तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा लाइन होने वाला है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपके लाइन टेढ़े नहीं होंगे क्योंकि आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, समझ आया। लेकिन इतना बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, एक चीज़ की कमी रह गई, कौन सी, स्केलिंग की। तो आपको स्केल बताना है, तो ग्राफ के इस तरफ ऊपर में आप लिखेंगे स्केल, और स्केल में क्या बताएंगे, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा बना है आपके ग्राफ कॉपी में, ऐसे बहुत सारी लाइनें होती हैं ना। तो जब आप 1-1 सेंटीमीटर को देखते हैं तो एक एक ब्लॉक दिखता है, क्योंकि इधर से भी लाइनें जाती हैं, इधर से भी लाइनें आती हैं, तो 4 कोने का एक ब्लॉक बन जाता है 1-1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक्स की तरफ और वाई की तरफ क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक्स में क्या लिखा, आंसर है नंबर ऑफ डेज। ये सबसे पहले तो इसी को हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए था एक्स में, और वाई में क्या रिप्रेजेंट किया, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। इन लीटर, ऐसे, ठीक है। अब स्केल देखिए ना, इसको लिखेंगे ऐसे, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ 1 सेंटीमीटर का डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए। ये क्या है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, नंबर ऑफ डेज ऐसे ही थे ना। तो 1 सेंटीमीटर का डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 दिन को रिप्रेजेंट, ना ऐसा नहीं, नंबर ऑफ डेज तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 दिन ना, 1 दिन, फिर 1 दिन, फिर 1 दिन, फिर 1 दिन, तब ना 1 2 3 4 5 6 दिन चल रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डे। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 डे। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस, इसमें 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम, मतलब क्या, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, तब ना यहाँ से यहाँ 5 लीटर है, तब ना यहाँ से यहाँ 3 लीटर है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लीटर। ये हो गई स्केलिंग, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। स्केलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, और आपको ऐसा बनाना है कि आपका पूरा कॉपी कवर हो जाए, पेज उसका कवर हो जाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी समझते चलिए, आपको काम आएगा ग्राफ बनाने में, ठीक बात, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट ऑफ 300 रुपीज़ एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, आपके सामने एक टेबल मौजूद है। ये टेबल किस चीज़ का है? तो आंसर है, एक बैंक में हमने 300 रुपये डिपॉजिट किया और उस बैंक वाले ने वादा किया है कि हम 1 साल में कितना % आपको ब्याज देंगे,
5%। रेट कितना दिया हुआ है? रेट का मतलब क्या? 5% पर एनम का मीनिंग क्या है? आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा 5%। किस पर इंटरेस्ट? जो पैसा आप जमा कर रहे हैं। कितना जमा कर रहे हैं? 300 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक वाले ने क्या बोला कि हम आपको 5% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। दिस इज आवर रेट। क्या है ये? रेट है। पर एनम मतलब, एनम बोलते हैं ईयर को। किसको बोलते हैं एनम? ईयर को। हर साल हम आपको 5% देंगे जितना आपने डिपॉजिट किया है। तो आपने डिपॉजिट कितना किया? 300 का 5% कितना होता है? बोलिए, ये तो ओरल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर बता देना चाहिए था। आप लिख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो? कितना होता है 300 का 2%, 5%? 15 रुपया। सीधी सी बात, बोलो ना। 300 का 5%, 300 का 10% कितना होगा? 30। तो 5% के लिए आधा कर दो 30 को। समझ आया? कितना हुआ? 15 रुपया। यानी हर साल हम आपको कितना ब्याज देंगे? 15 रुपया ब्याज देंगे। समझ आया? और उसका छोटा सा टेबल जो ब्याज आपको दिया जा रहा है ये बताया गया है। और आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। यही क्वेश्चन ना, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ बनाइए। तो देखिए, जब हमने डिपॉजिट किया, कौन सा साल चल रहा है? 0। तो उस साल ब्याज कितना मिलेगा? 0। जब अगले साल आएगा, 1 साल हो जाएंगे, तो पहले साल ब्याज कितना देगा? जितना डिपॉजिट किया था उसका 5%। कितना होता है 5%? 15। यानी हर साल कितना कितना रुपया मिलता जाएगा? डिपॉजिट 300 किया तो उसका ब्याज 5% कितना बनता है? 15। हर साल 15-15 रुपया देता जाएगा। तो पहले साल मिला 15 रुपया, दूसरे साल मिला 15 रुपया, तो 30 हो गया। ये पिछले साल का, या अगले साल का? 15-15 30, 30 है, 15 रुपया और मिल गया, तो कितना हो गया? 45 रुपया, 15 रुपया और मिल गया, 60 रुपया, 15 रुपया और मिल गया, 75 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है ईयर। टाइम किस में दिया है? ईयर में। और ये क्या दे दिया? ये ब्याज दे दिया रुपया में। इतना इतना रुपया इतने इतने साल मिलेगा आपको। तो इसका ग्राफ बनाइए, टाइम का और इंटरेस्ट का। ठीक बात? क्या बनाना है हमको? अब बताइए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है इसमें? जहां भी टाइम आए इंडिपेंडेंट लिख दो। यानी एक्स एक्सिस में कौन रिजर्व? टाइम रिजर्व। अब अपन बनाते हैं एक्स और वाई, और थोड़े से पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ना। हमको एक्स किसको मानना है? टाइम को। और वाई किसको लेना पड़ेगा फिर? तो हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट्स बनाने की जरूरत है क्या कि समझ जाएंगे आप? ये एक्स है, ये वाई है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है? अब अपन ग्राफ बनाते हैं, ऐसा और ये ऐसा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स में क्या लेना है? टाइम। और टाइम किस में है? ईयर्स में। वाई में क्या लेंगे? इंटरेस्ट, SI, रुपया में। ये ठीक है? अब देखिए ज़रा, अब स्केलिंग, ग्राफ कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है स्केलिंग पर डिपेंड करता है। समझे ना? ग्राफ आपका बहुत बड़ा बनेगा कि बहुत छोटा बनेगा, किस पर डिपेंड कर रहा है? यानी एक्स और वाई में आप 1-1 सेंटीमीटर को कितना कितना बना रहे हैं। ठीक है? क्या मान रहे हैं? तो इधर तो देखिए टाइम कैसे चल रहा है। एक्स एक्सिस हमने टाइम के लिए रिजर्व की 0 1 2 3 4 5। तो इसमें कोई आपको अड़चन है? इसको 0 1 2 3 4 5 भी चलाते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 साल। 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक 1 साल, तो 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक 2 साल, 3 सेंटीमीटर का ब्लॉक 3 साल। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1-1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1-1 साल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 ईयर्स। ठीक है? वाई एक्सिस की तरफ आइए। वाई वाला डेटा देखिए कैसे चल रहा है। 0 15 30 45 60 75। आप वाई में क्या रखना चाहेंगे? अगर मैं 1 2 3 4 5 6 जैसे टाइम है वैसे बनाना चाहूँ तो मुझे 0 से लेके कहाँ तक बनाना पड़ेगा? हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है? तो ये ग्राफ आपकी कॉपी का पेज पार करके, दूसरा पेज पार करके, तीसरा पेज पार करके 5वें पेज में पहुँच जाएगा। समझ आया? इसलिए स्केल बताता है कि ग्राफ कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा। समझ आया? तो वाई में 1 सेंटीमीटर को आप क्या रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो? कितना?
आप चाहें तो 5-5 रिप्रेजेंट करवा लीजिए। देखिए ध्यान से, कितना कितना, हम चाहें तो 1 सेंटीमीटर को क्या बना लें, ये क्या चल रहा है भाई, रुपया ना, रुपया। तो 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 रुपया। तो ऐसे मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, कम से कम 10 बार, तो 50 तक पहुंचेंगे, है ना। और फिर 15 बार तो 65 तक पहुंचेंगे, या 25 बार और बनाने पड़ेंगे। तो 10, 5-5 कितने आएंगे, 25, 5 ही बनाने पड़ेंगे ना, 15 बनाने पड़ेंगे। तो कम से कम मुझे 15 बनाने पड़ेंगे, तब 75 आएगा। अगर मैं 5-5 रुपया बनाता हूँ, 1 सेंटीमीटर को 5 रुपया रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे कितने लाइन खींचनी पड़ेगी वाई एक्सिस में, 15। आया समझ में, 15 पन्ने 75, तो मुझे 15 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। अगर आपके कॉपी इजाज़त देता है कि आप 15 लाइनें बना लें, तब तो आप बना लीजिए 5-5 रुपया लिख के। या अगर आप 7.5 मार्किंग करना चाहते हैं, तो आप कितना कितना मान लीजिए, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। 1 सेंटीमीटर को क्या मान लें, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। तो फिर कैसे चलेगा, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 60 70। तो कितनी लाइनें बनी, 8 लाइनें कम से कम 80 तक। तो बीच में 70 और 80 के बीच 75 आ जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि 10 वाला फिगर भी आ रहा है, 5 वाला फिगर भी आ रहा है। तो आप 10-10 करके बना लीजिए अप्रोप्रिएट। अगर आपकी कॉपी इजाज़त दे रही है, कितनी लाइनें बनेंगी तब, अगर मैं 10-10 बना रहा हूं तो कितनी लाइनें बनेंगी, 8 लाइन बनेगी। अगर आपकी कॉपी बोल रही है कि बना लीजिए, तो आप 10-10 रुपया ले लीजिए वाई में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं। ग्राफ हर हालत में सही बनेगा। दूसरा, अगर आपकी कॉपी छोटी है तो आप और छोटा बनाना चाहेंगे, तो फिर कैसे चलें अपन, 15 15 15 15 15, क्योंकि 15 का तो डिफरेंस है। तो यहाँ हम क्या बनाएं, अगर मैं पहले 1 सेंटीमीटर को 15 रुपया मानता हूँ, तो दूसरा सेंटीमीटर 30 रुपया, 3 सेंटीमीटर 45, फिर 60, फिर 75। तो कितनी बार में आ गया, 5 लाइनें आपको खींचनी पड़ेंगी। क्या बनाना पसंद करेंगे, तो बोलिए वाई के 1 सेंटीमीटर को क्या बना लें, 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया 15 रुपया, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी का ही हो जाए, 15 रुपया, ठीक है। तेरे को 10 बनाना है तो 10 रुपया लिख ले, नहीं 10 लिख लीजिए, बी श्योर, कभी गलत नहीं होगा। वो तो हमको सेट करना है ना, हम स्केलिंग क्या ले रहे हैं, तो हमारे हाथ में है। चलिए तो बनाते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 5 6, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को अपन क्या मान रहे हैं, 15 रुपया। तो दूसरा हो जाएगा 30 रुपया, 45 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया, और फिर कितना आएगा 75 के बाद, 90 रुपया आएगा। तो हो गया, यहाँ तक बना लेते हैं ऐसे, है ना। स्केलिंग बस बता दीजिए कि 1 सेंटीमीटर वाई वाला 15 रुपया के बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया। आप ग्राफ बनाते हैं, चलिए ठीक है। आप कैसे बनेगा, आप कोऑर्डिनेट्स देखिए ना, x, y 0, 0। पहला पॉइंट कहाँ आया, ये ओरिजिन में आया 0, 0, ठीक है। दूसरा 1, 15, ये है x का 1, ये 15। तो आपकी ग्राफ कॉपी में ये लाइन पहले से खींचे होते हैं, तो मुझे इसमें खींचने की ज़रूरत पड़ रही है। ये पहला पॉइंट हुआ 1, 15, दिस इज़ 1, 15। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 2, 30, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 30, दिस इज़ 2, 30, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट 3, 45। तो आप बना लीजिए, अब मैं इसको ऐसे लिखते जा रहा हूँ ना, दिस इज़ 3, 45, 4, 60, दिस इज़ 4, ठीक है। अब ये नाप के तो बन नहीं रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ग्राफ की कॉपी में आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ना, दिस इज़ 4, 60 एंड दिस इज़ 5, 75, 5, ये ऐसे आएगा 75 यहाँ पर। और सबको मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है ना। अब ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप स्केल पटरी रख के जब बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0, 0 से, और ये सब पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे आपको, समझे ना। लाइन आपकी मर्जी, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे बढ़ा लीजिए, वहीं तक रोकना चाहते हैं वहीं तक रोक दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा।
ठीक है ना, समझ रहे हैं? ये बन गया इसका पिक्टोरियल डायग्राम, स्केलिंग, पिक्टोरियल डायग्राम, एक्स में क्या माना, वाई में क्या माना, ये भी सब आपको बताना पड़ता है। ठीक बात, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए। लेते हैं, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर। द वैल्यूज ऑफ एक्स आर इंटीजर नंबर्स बिटवीन -4 to +4। एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। कौन सी दो क्वांटिटी हैं? एक है एक्स और एक है एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -4 से लेके कहाँ तक, +4 तक चलेगा। -4 से +4 कितना होता है? ये कहाँ की बात हो रही है? याद रखिएगा, नंबर लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना। -4 से +4 जाने के लिए आपको किसको किसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा? -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, तब -4 से +4 के बीच के ये दूरी जो है वो तय होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, समझ में आया? तो हम x की टेबुलेशन कर लेते हैं। x की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक चल रही है, -4 से +4, तो -4 से +4 जाने के लिए -4, -3, -2, -1, 0, एंड दिस इज +1, +2, +3, +4, ठीक बात। दिस इज -4 एंड दिस विल बी +4, ये ठीक है ना, समझ आया? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, कहाँ से कहाँ, -4 से लेके +4, समझ में आया क्या क्या इन्वॉल्व हो गए। अब दूसरी क्वांटिटी जो हमको निकालनी है वो निकालना है एक्स स्क्वायर। अगर ये x है तो ये सब x x x है, तो हमको एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी हर क्वांटिटी का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो अगर ये x है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16, so it will be 16, it will be 9, it will be 4, this is 1, 0 square is 0, 1 square is 1, this is 4, this is 9, this is 16। समझ आया? ये हो गया। इसको हमने एक टेबल के रूप में ऐसे बना लिया, जो कि ग्राफ बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। ये ऐसे हो गया, दो डेटा मिल गया ना हमको, x और y। किसी को भी आप x मान लीजिए, किसी को भी आप y मान लीजिए, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है? पहचान पा रहे हैं? थोड़ा सा सोच के देखिए, आ जाएगा समझ में। इंडिपेंडेंट कौन है? x है। क्यों? डिपेंडेंट कौन है? क्यों? जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बदल रही है। तो एक्स स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। एक्स स्क्वायर की जगह अगर 3 आ जाए, या सॉरी x की जगह ये स्क्वायर छोड़िए, x अगर 3 बन जाए तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है? 9। समझ रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके हिसाब से बदल रही है? x के हिसाब से बदल रही है। तो एक्स स्क्वायर किस पर डिपेंड करता है? x पर। तो ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया। तो ये कौन होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट को आप कहाँ प्लॉट करेंगे? x में प्लॉट करेंगे, x एक्सिस में। ठीक बात। आप चाहें तो इसका नाम बदल के ऐसे रख सकते हैं, दिस इज x, दिस इज y। y मतलब एक्स स्क्वायर, x मतलब x और y नाम रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझे? अब बताइए, दो क्वांटिटी हैं और मुझे इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। थोड़ा सा समझिएगा ना। एक क्वांटिटी है x, दूसरी क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको एस्टेब्लिश करना है। इसको x मानिए, इसको y मानिए। जरा देखिए दोनों के बीच का ग्राफ कैसा बनने वाला है, कैसा बनेगा? वेदर इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व लाइन। वाई वाई वाई, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है ना, ये इक्वल लगाएंगे तो एक ही इक्वेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि एक का पावर 1 है और दूसरे का पावर 2 है। यही दो अलग अलग क्वांटिटी है ना, जिसको हमको
अलग अलग एक्सिस में लेकर के एक्सप्रेस करना है, रिलेशन बताना है, एक का पावर 1 एक का पावर 2। जब भी पावर 1 के बजाय कोई भी चीज़ हो जाए, चेंज हो जाए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर पावर में आ जाए तो फिर ग्राफ कैसा बनता है, कर्व बनता है। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। लेकिन कुछ बुक में आपको मिलेगा कि इसका ग्राफ स्ट्रेट बनाया है, ठीक है ना, क्या बनाया है, स्ट्रेट बनाया है, तो गलत बनाया है, ठीक है ना, सीधा सा फंडा याद रखिएगा। अब चलिए, चूंकि इसको हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे इंडिपेंडेंट होने की वजह से, इसको वाई पर प्लॉट करेंगे डिपेंडेंट होने की वजह से, तो स्केलिंग कैसी कैसी करेंगे आप, स्केलिंग कैसे लेंगे। मैं यहीं पर ग्राफ बना रहा हूं, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमको निगेटिव एक्स में भी आना है, सो दिस इज निगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, और वाई तो पूरा पूरा पॉजिटिव ही जाएगा, निगेटिव होगा ही नहीं। समझे या नहीं समझे, समझे, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, स्केलिंग का फंडा समझ आया था ना, कैसे करना है बोलिए। एक्स एक्सिस वाले नंबर देखिए कैसे कैसे बदल रहे हैं, क्या क्या चाहिए हमको। 0 के बाद 1 2 3 4, 0 के इधर -1 -2 -3 -4, तो इसको तो हम 1 1 1 ही रखें, समझ रहे हैं ना, क्या रखें, 1 ही रखें। अब ये क्या चीज़ है, इसका कोई नाम पता है, यूनिट वगैरह डिसाइड की गई है क्या। आंसर है इंटीजर है खाली, ये ना, द वैल्यू ऑफ एक्स आर इंटीजर नंबर। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं इंटीजर, ठीक है। तो स्केलिंग कैसे करेंगे बोलिए, एक्स एक्सिस में आप नंबर कैसे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर को क्या बनाएंगे, आंसर है 1 इंटीजर। 1 इंटीजर समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे एक सेंटीमीटर के गैप को 1 इंटीजर मान लेंगे, ठीक बात। तो ये हो गया ओरिजिन, दिस विल बी 1 2 3 4 5, दिस विल बी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ग्राफ कॉपी में एकदम एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। हाँ, वाई वाला कैसे करना है, वाई के नंबर देखिए कैसे कैसे जा रहा है। वाई एक्सिस पर हम एक्स स्क्वायर को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये किसको प्लॉटेशन किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पर दिखाएंगे कि हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, एक्स को, और इधर -x को, +x -x, ठीक बात। x ही है लेकिन ये निगेटिव x है तो ये निगेटिव x की वैल्यू हो जाएगी, ये पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। अब क्या करना है, y में स्केलिंग कैसे लेंगे आप, कैसे लेंगे, नंबर देख लेते हैं कैसे चल रहा है। दिस इज 1 4 9 16, तो कैसे लेंगे, 4 4 का लेंगे, 0 4 8 12 16, तो छोटा बनेगा ग्राफ। आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 करके 16 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी फिर, 16, मैक्सिमम नंबर तो 16 तक जा रहा है ना, ठीक है ना। तो कैसे करें, 2 2 करके भी आप बना सकते हैं, 2 4 6 8 10, तो 8 बनेंगे ना। 16 बनाने के लिए कितने कितने बनाने पड़ेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, 8 ही बनेंगी ना, ऐसी 8 लाइनें बनेंगी, 2 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट मान लेंगे 1 सेंटीमीटर को, समझ रहे हैं। क्या लेके बनाए बोलिए, 2 2 लेंगे तो फायदा ये है कि उस 2 का आधा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसमें 4 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। 9 के लिए क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 जो आएगा, जस्ट उससे एक थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 9 बन जाएगा। तो 2 2 ले लें, वो आपके हाथ में रहेगा। अगर आप 4 लेके बनाते हैं तो भी सही, 1 2 3 4 5 6 16 करते हैं तो भी सही, 2 4 6 8 ऐसे स्केलिंग लेते हैं तो भी सही, ग्राफ हर हाल में सही रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका पेज कितना बड़ा, आपको अलाउ कितना करता है स्पेस, ठीक है ना। बोलिए क्या लूँ मैं, 2 2 4 करके चलें, ठीक है। दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, हो गया, हो गया ना। हाँ चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये वाले कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर होंगे, -4 + 16, सो दिस इज -4 एंड दिस इज +16। पॉइंट कहाँ मिलेगा समझ रहे हैं ना, +16 वाली लाइन ऐसी आएगी
और -4 वाली लाइन ऐसी जाएगी, ये इधर कहीं आएगा। अभी मेरा बिना लाइन वाला ग्राफ है तो गलत आएगा, आप ग्राफ कॉपी में बना रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा पॉइंट मिला जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4 16 x y, इसको x मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ, समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा -3 9, दिस इज -3 x, और 9 कहाँ पर होगा, ये 8 के जस्ट ऊपर, तो ये यहाँ पर लाइन आएगी। और अब आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा स्ट्रेट लाइन करके, यहाँ पर 3 है ना, -3 9, दिस इज -3, ये लाइन ऊपर जाएगी, यहीं कहीं पर ये पॉइंट मिलेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, साफ सुथरा रखना चाहता हूँ। सो दिस विल बी -3, 9, अगेन -2, 4, कहाँ पर आएगा, दिस इज -2 एंड दिस इज 4, ये वाली लाइन 4 वाली आ जाएगी यहाँ पर, दिस इज -2, 4, हो गया। -1, 1, 1 किधर होगा 2 का जस्ट आधा 1 होगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट मान रहा हूं तो आधे सेंटीमीटर को कितना यूनिट मानेंगे, 1 यूनिट। तो स्केलिंग कैसे करेंगे आप, बन जाएगा ना, अलोंग x एक्सिस क्या ले रहे हैं आप, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब समझ रहे हैं ना, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 1 2 3 4 ऐसे। और y एक्सिस में, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक को क्या मान रहे हैं आप, कितने यूनिट, बोलो ना। y में 1 सेंटीमीटर के डब्बे को कितना कितना यूनिट असाइन कर रहे हैं, 2 यूनिट, ठीक है ना। -1 कहाँ होगा ये, और +1 y वाला ये a यहाँ पर आएगा। सो दिस विल बी -1 +1, ठीक है। 0, 0 यही पॉइंट होगा, ओरिजिन का होता है 0, 0। 1, 1 इधर आ जाते हैं, दिस इज 1, सो दिस इज 1, 1, 1, 1, ये 2, 4, दिस इज x, दिस इज y, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 4, यहाँ कहीं आएगा ये, दिस इज 2, 4, 3, 9, दिस इज 3 एंड 9 कहाँ पर आएगा, 8 के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर लेकर के आप चाहे तो इसको प्लॉट कर सकते हैं, एंड दिस पॉइंट विल बी 3, 9, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। 4, 16, दिस इज 4 एंड दिस इज 16, दिस विल बी अवर लाइन। हाँ, सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब क्या करेंगे, ग्राफ किधर है, तो आंसर है सारे पॉइंट को मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे, आप चाहें स्केल रख के मिला लीजिए, और आप चाहें तो फ्री हैंड से स्मूथ कर फ्री हैंड चलाइए, लाइन मिलाते जाइए, ठीक बात। तो इसको हम फ्री हैंड मिलाएंगे। फ्री हैंड जब भी मिलाएंगे आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, स्केल पटरी भी आप रख के देखिए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, कंपैरिजन इन दोनों क्वांटिटी के बीच हो रहा है, इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो लाइन कभी स्ट्रेट नहीं हो सकती, कर्व ही बनेगी, ठीक है ना। इसलिए आप इसको अगर फ्री हैंड मिलाते हैं तो ऐसे हाथ चलाइए फ्रीली, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, और ये कर्व जैसे यहाँ टच करेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधे नहीं आएगी, समझ रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे ही टर्न होगी, ये और ये, दिस इज अवर ग्राफ। और ये आपका ग्राफ कॉपी में बहुत सुंदर लगेगा बनाने से, एकदम एग्जैक्ट आएगा, हर पॉइंट एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर आएगा, समझ आया ना। हाँ, आप अगर 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे लेके बनाते तो ये ग्राफ का साइज क्या हो जाता, छोटा हो जाता, समझ रहे हैं। तो बहुत छोटा दिखेगा, कॉपी खाली दिखेगी, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इतना स्केलिंग रखिए कि कॉपी भर जाए या उसका पेज भर जाए कॉपी का, ठीक है, बन जाएगा। तो समझ में आया कैसे बनाना है, स्केलिंग समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 देखिए, हमारा क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द क्वांटिटीज ऑफ ऑनियंस कंज्यूम्ड इन केजी ओवर 5 वीक्स बाय अ फैमिली। एक परिवार 5 हफ्ते में कितने किलो ऑनियन किसको बोलते हैं, प्याज को, जो कि आजकल बड़ा महंगा चल रहा है, ठीक है। तो 5 हफ्तों का डेटा हमको बताया जा रहा है कि 5 हफ्तों में वो कितना प्याज खपत करते हैं, यूज़ करते हैं।
ठीक है। और टेबल आपके सामने है, देखिए पहले सप्ताह में पहला हफ्ता कितना किलो प्याज लगता है उनको पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में 2 किलो खत्म हो जाता है, तीसरे हफ्ते में 3 किलो, चौथे हफ्ते में 4 और 5वें हफ्ते में 5 किलो प्याज खपत होता है। यानी 5 किलो प्याज कितने हफ्ते चलता है? 5 हफ्ते चलता है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वीक एंड क्वांटिटी ऑफ ऑनियन कंज्यूम। बिल्कुल चुटकुले टाइप का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कुछ रखा है क्या? एक्स भी एक जैसा, वाई भी एक जैसा, तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलिए? स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं एक्स वाई। सो x1 x2 x3 x4 x5, y1 y2 y3 y4 y5, y2 माइनस y1 कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 1 अपॉन 1। स्लोप कितना आया? y2 माइनस y1, 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 1 अपॉन 1। वही स्लोप आया। y2 माइनस y1, 1, x2 माइनस x1, 1। स्लोप कैसा आ रहा है हर जगह? सेम। तो लाइन कैसी बनेगी? सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको आप बना लेंगे ना। अब इसको मैं नहीं बना रहा ना, मैं खाली ये बता दे रहा हूँ आपको। करना क्या है, ये एक्स एक्सिस में आप किसको रखेंगे? टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। वीक इज ए टाइम। तो यहाँ 1 2 3 4 5 बना लेंगे। यहाँ किसको रखेंगे? हाँ, क्वांटिटी। मैं सिर्फ क्यू लिख देता हूँ केजी में। 1 2 3 4 5। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और अब आप जान रहे हैं भली भांति 1 से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो यहाँ से ये ऐसे चलेगा। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, दिस इज 3 3, दिस इज 4 4, दिस इज 5 5। मिला लीजिएगा, ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से इसका ग्राफ रोटेशन होगा, बिल्कुल लीनियर बनेगा। ठीक है ना? अरे भैया, अगर हम 3 गुना प्याज खपत कर रहे हैं तो 3 हफ्ते भी तो बीत जा रहे हैं, या 3 हफ्ते बीत जा रहे हैं, 3 गुना वीक आगे बढ़ गया तो 3 गुना प्याज भी खत्म हो गया। एक जैसे रेशियो में दोनों क्वांटिटी बदलेंगे। दैट विल बी ए लीनियर रिलेशन। ठीक है ना? या यूनिफॉर्म रिलेशन बोलेंगे। हो गया? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए साइंस मैगजीन, द स्पीड ऑफ आंट्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। आंट चींटी को बोलते हैं। एक कोई लोकेशन है, वहाँ पर चींटी चलती है, तो उसके चलने की जो स्पीड है वो आसपास के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से घटती बढ़ती है। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आंट की स्पीड चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्पीड बढ़ जाती है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्पीड कम हो जाती है। अब ये तो हमको नहीं पता कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो चींटी ज़्यादा तेज़ चलती है, या ठंडी होती है तो चींटी ज़्यादा तेज़ चलती है। ठंडी होगी तो चींटी को ठंडी लगेगी तो धीरे धीरे चलेगी, गर्मी होगी तो रिलैक्स लगेगा तो जल्दी जल्दी चलेगी कि धीरे धीरे चलेगी। ठंडी लगेगी तो धीरे धीरे चलेगी, और गर्मी लगेगी तो जल्दी जल्दी चलेगी। हाँ, उल्टा देखते हैं। हम नहीं बता सकते ना कि किस मौसम में फास्ट चलती है, किस मौसम में स्लो चलती है। ठीक है? लेकिन हमको बताया जा रहा है, इफ इक्वेशन s इज इक्वल टू t माइनस 20/5, दिस इज द इक्वेशन s इज इक्वल टू t माइनस 20/5, वेयर s इज ए स्पीड ऑफ आंट इन सेंटीमीटर पर सेकंड। धीरे धीरे चलेगी तो कम डिस्टेंस कवर करेगी, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। एंड t इज ए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में यूनिट। ठीक है? ये एक रिलेशन बता दिया। और हमसे बोल रहा है, शो द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एंड द स्पीड ऑफ आंट्स। शो द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच रिलेशन शो करना है? टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द आंट। और हमको शो करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, वेयर टेम्परेचर T इज इन डिग्री सेल्सियस एंड स्पीड S इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हम डिस्कस कर चुके। देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्पीड ऑफ आंट एंड टेम्परेचर यूजिंग टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर स्पीड आपको पहले कैलकुलेट करनी है और फिर उसका टेबुलेशन करना है ग्राफ के फॉर्म में। और उसके बाद ये A B C D E करके 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर इन क्वेश्चनों का आंसर देना। ये क्वेश्चन फिर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए ना, और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तब तो ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखिए, हमको टेम्परेचर बता दिया गया है कि इतने इतने टेम्परेचर पर स्पीड पता लगा लो, और स्पीड निकालने का फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कभी घुमा के भी आ सकता है, याद रखिएगा। ये अभी क्या दिए हैं आपको?
यानी ये टेम्परेचर पर अलग अलग स्पीड निकाल लीजिए, फॉर्मूला है ही, टेम्परेचर की वैल्यू रखते जाएंगे, उस टेम्परेचर पर वो स्पीड आती जाएगी आंट की कि इतने टेम्परेचर पर कितनी स्पीड होगी, ठीक है। और कभी वो क्या करते हैं कि यहाँ स्पीड दे देते हैं, समझ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, 35 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड पर फिर आप क्या निकालेंगे, टेम्परेचर, कि इतनी स्पीड जब होगी तो कितना टेम्परेचर होगा। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा घुमा लेंगे, टी एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ कर लेंगे। जैसे अगर ये स्पीड होता तो हमको टेम्परेचर निकालना पड़ता ना, तो हम टेम्परेचर इधर बचाते, ये 5 चला जाता मल्टीप्लाई में, 5s हो जाता और ये 20 प्लस हो जाता, 5s प्लस 20, s की वैल्यू रखते जाते, t आता जाता। तो ऐसे भी हो सकता था, और अभी जो दिया है ऐसे तो हो ही रहा है। तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि यही है तो रट लिए, ठीक है ना। जो डेटा देगा, इक्वेशन इसीलिए तो बताया जाता है कि आप दूसरी क्वांटिटी निकाल लें, एक क्वांटिटी हम बता रहे हैं, दूसरी आप निकाल लीजिए, ठीक। तो चलिए ये इस टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पीड निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट टेबल बना ले रहा हूं ना। देखिए एक तरफ हम रख रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ हम रख रहे हैं स्पीड किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और ये हम बना ले रहे हैं टेबल, ताकि इससे हमको कोऑर्डिनेट्स मिले और कोऑर्डिनेट्स से फिर हम क्या करें, ग्राफ बना लें। समझ गए ना। बताइए, ये हमको टेम्परेचर दिया है, ओरल करेंगे, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की। 25 डिग्री सेल्सियस में स्पीड कितनी होगी, टी कितना लेना है, तो रखिए 25 माइनस 20, 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री होता है तो स्पीड कितनी हो जाती है, 1 सेंटीमीटर। फिर से अगर टेम्परेचर 30 हो जाए तो बताइए 30 माइनस 20, 10/5, 2, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। अगर टेम्परेचर 35 हो जाए तो रखो टेम्परेचर 35, 35 माइनस 20, 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, 3, तो स्पीड 3 हो जाती है जब टेम्परेचर 35 हो। अगेन 40 रखिए टेम्परेचर को, 40 माइनस 20, 20/5, 4, तो जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो तो स्पीड 4 हो जाता है। हो गया, ये क्या बन गया, हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया, यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। यहां पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन होगी, टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बदलती है। तो स्पीड क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो उसकी स्पीड भी नहीं बदलेगी, वो एक ही स्पीड से चलती जाएगी। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उसके चलने की स्पीड भी घटेगी बढ़ेगी। तो स्पीड डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जुगाड़ अपना, ये ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे हम, हाँ, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में लेंगे स्पीड ऐसे इन सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये खाली मैं सिमेट्रिक डायग्राम बता रहा हूँ, ग्राफ आप एक्चुअल बनाएंगे ग्राफ कॉपी में, ठीक है। ये हो गया, जरा इसको प्लॉट करते हैं, देखिए तो, हाँ, स्केलिंग बताइए। एक्स एक्सिस में हमने किसको लिया है, टेम्परेचर को, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, समझ रहे हैं ना। देखिए कैसे चलेगा ये, स्केल कितना है, 25, 30, 35, 40, तो क्या क्या ले लें, कैसे लेना चाहेंगे आप स्केल। 1 सेंटीमीटर कितना टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, कितना डिग्री, 5 डिग्री करवाओगे तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 25 से, क्योंकि कहानी तो 25 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जब 25 आएगा तब ग्राफ वहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो इतना जगह आपका बेकार चला जाएगा। क्या ले लें, 15 ले लें, तो 15 लेंगे तो फिर 25 नहीं आएगा, डायरेक्ट 30 आएगा। तो 25 कहाँ प्लॉट करोगे, हाँ, 10 ले लें, 10 लेंगे तो फायदा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। 1 सेंटीमीटर ऐसे दे रहे हैं ना, एक्स में दे रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर का गैप 1 से लेके 2 सेंटीमीटर आने तक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 डिग्री सेल्सियस को। तो इसका आधा सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 डिग्री सेल्सियस को, समझे। तो 10 और 10, 2 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को, और आधा 25 को, तो 2.5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 डिग्री सेल्सियस को। बन जाएगा, 10 10 ले लें,
बोलोगे? ये कहाँ तक जा रहा है? 40 तक ना। तो देखिए, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री डिग्री डिग्री। हो गया? हो गया? समझ में आया? तो x का हिसाब यहाँ क्या लिखेंगे आप? अलोंग x एक्सिस 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलोगे? 10 डिग्री सेल्सियस। 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? हो गया? y एक्सिस की तरफ आते हैं। बोलिए, स्पीड हमको प्लॉट करना है, क्या करें? क्या करना है? 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड 1 2 3 4 तो है, तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? तो ये हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। ये सब स्पीड है ना। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड को दिखाता है। ठीक बात? हाँ, आप ग्राफ बनाइए। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या मिला? 25,1 है ना। 25,1 किधर आएगा? ये है 10 डिग्री 20 डिग्री, तो 25 डिग्री कहाँ होगा इनके बीच में? ये। और 1 ये। तो आप इसको आगे प्लॉट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। दिस विल बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 25,1। मिला? पहला समझ आया? फिर 30,2 वेयर इज 30? दिस इज 30, वेयर इज 2? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 2 हाइट विथ x एक्सिस। ठीक है? अब यहाँ से मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, आप सीधा बनाएंगे। ये दिस इज 30,2। ठीक है? ये 2 पॉइंट हो गए। ये अगला 35,3। 35 किधर होगा? ये 30 के जस्ट बाद ये 40 के बीच वाला 35 हो जाएगा। 35,3 3 किधर है? ये। तो इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा लेते हैं और ये यहाँ कहीं पर आएगा 35,3। तो 3 वाली लाइन ऐसी गई और ये यहाँ पर आएगा। ये ठीक जा रहे हैं? 35,3 40,4। ठीक है? तो 40,4 दिस इज 40 एंड दिस इज 4। ये यहाँ कहीं आएगा। ये बोलिए कैसा बन रहा है? आप इसका नेचर देख के बता सकते हैं, स्लोप दिमाग में लगा के कि लाइन कैसे बनने वाली है। देखिए y, ये y है पूरा और ये x है। y2 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 1/5 हुआ। अरे भैया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। y2 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 1/5। y2 माइनस y1 1 x2 माइनस x1 5 1/5। y2 माइनस y1 1 x2 माइनस x1 1/5। हर जगह स्लोप कैसा आया? 1/5 1/5 1/5। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अरे श्योर रहिए ना भैया, श्योर रहिए, नियम हमारा पक्का है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? आप इन सब स्ट्रेट लाइन को मिला दीजिए। थोड़ी बहुत मेरे से बनाने में गड़बड़ी होगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि ये हम नाप के नहीं बना रहे हैं ना भाई, इसलिए। अदरवाइज हमारा नियम जो बता रहा है उस हिसाब से ग्राफ कैसा बनेगा, स्केल पटरी रख के आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। ये लाइन इधर तक खींच लीजिए, ये लाइन यहाँ तक ले जाइए। दिस इज अवर ग्राफ। ये बना? बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसे? समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, और दूसरी विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपने कौन सी क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस में आपने कौन सी क्वांटिटी ली है। तो जो आप लिए हैं वो बता दीजिए। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ टेम्परेचर लिया है तो स्पीड नहीं लिया जा सकता। आप स्पीड लेंगे, इधर टेम्परेचर लेंगे तो भी ग्राफ करेक्ट होगा। समझ आ रहा है ना? एक मैंने बेसिक बात आपको बताई है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको एक्स में हम रखते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट कौन, तब तो आप किसी को कहीं भी रख दीजिए ना, ग्राफ तो गलत नहीं आएगा, वो तो रिलेशन बता ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो स्पीड को यहाँ रख लें, आप चाहें तो टेम्परेचर को यहाँ रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो चीज़ आपने x में ली है, जो चीज़ आपने y में ली है, अलग अलग बताएंगे। तो बोलिए अलोंग x एक्सिस
हम क्या ले रहे हैं, मेरे ग्राफ के हिसाब से मैंने क्या लिया है, टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज टेकन, ठीक है, अपने शब्दों में लिख लीजिए। और अलोंग वाई एक्सिस आप अगर अलग लेंगे तो आप उसको बता दीजिएगा जो आप ले रहे होंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में। हो गया भाई 2 क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द स्केल यूज्ड टू डिपिक्ट द क्वांटिटीज ऑन एक्स एंड वाई। उसका आंसर मैं यहां लिख चुका हूं। आपने एक्स में और वाई में जो जो गैप भरा है, यहाँ 1 सेंटीमीटर एक्स में क्या रिप्रेजेंट होगा और 1 सेंटीमीटर वाई में क्या रिप्रेजेंट होगा, ये डिपिक्ट करके बताइए स्केल। वो स्केल मैंने पहले ही लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर नंबर क्या हुआ, 3 या ABC। तीसरा आंसर हो गया, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं डी वाला, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। उस जगह का टेम्परेचर बताइए वेयर द स्पीड ऑफ आंट इज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब चींटी की स्पीड 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो जिस जगह पर वो है वहां टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर कहां पर आएगा, ना सॉरी क्या बोल रहा है, 2.5 सेंटीमीटर स्पीड, तो स्पीड वाली लाइन कौन सी है, ये ना है, स्पीड वाली लाइन ये है, तो 2.5 सेंटीमीटर की स्पीड कहां पर होगी। तो आंसर है दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, ये हुआ। तो इस समय चींटी जहां पर है, जब उसकी स्पीड 2.5 सेंटीमीटर है तो उस जगह का टेम्परेचर कितना होगा। जगह का टेम्परेचर तो ये प्लॉट हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, एक स्केल पटरी लेंगे या ग्राफ कॉपी में स्केलिंग होती है पहले से, तो ये जो 2.5 वाली लाइन है ये सीधी जाएगी इसके पैरेलल, और जहां पर ये ग्राफ को काट रही होगी। मेरा आंसर गलत हो सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं नाप के नहीं बना रहा हूं, लेकिन ग्राफ में गलत नहीं आएगा, ग्राफ में एकदम एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट सीधे ले जाइए, ये जहां पर कटेगी, और वो वाला एक्स कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए कितना आया, 35 आया। तो ये मेरे ग्राफ के हिसाब से आया है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे एग्जैक्ट मिलेगा आपको, समझ आया। तो मेरे ग्राफ के हिसाब से उस लोकेशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या थोड़ा सा मैं इसको सुधारता हूं क्योंकि ये बिना नापे हमने बनाया है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा इसकी स्पीड, सो इट विल बी लाइक दिस, ये, और ये यहाँ पर आएगा ऐसे, ये तो 35 से थोड़ा पीछे आएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपका ग्राफ आपको क्या फिगर दिखा रहा है। मेरा ग्राफ मुझे 35 से थोड़ा सा पीछे दिखा रहा है, तो मैं इसको 33 मान लूं, 32 मान लूं, समझ आया। तो ये एग्जैक्ट आंसर कहां से मिलेगा, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ में इसको बनाएंगे। मैं अभी के लिए क्या मान लेता हूं, 32, 35 मान लो, 32 मान लो ग्राफ के हिसाब से। तो मेरा ग्राफ इसके लिए क्या आंसर डिपिक्ट कर रहा है, एट स्पीड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड the temperature of place will be 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं, आपने जैसा स्केल लिया है, आपने जैसा ग्राफ बनाया है, उस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है एक बच्चे का आंसर दूसरे से मैच करेगा, वो तो डिपेंड करता है स्केलिंग कैसी ली है आपने, समझ रहे हैं। स्केल के हिसाब से आंसर आएगा, किसी का 35 आएगा सही होगा, किसी का 33 आएगा सही होगा, किसी का 32 आएगा सही होगा, किसी का 32.5 आएगा सही होगा। ग्राफ से जो दिखेगा वो लिखना है आपको, तो आपके ग्राफ के रेस्पेक्ट में आंसर सही होगा। लेकिन ग्राफ में नहीं दिख रहा और आपने ये रट के लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ग्राफ में कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं होता, जो ग्राफ बताएगा वो फिगर एग्जैक्ट आएगा, समझ रहे हैं ना। अब आप इसको रट लिए और आपने ग्राफ में स्केलिंग बदल दी, तो फिर ये आएगा क्या, नहीं आए, कुछ और आएगा, तो वो आंसर होगा उस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के लिए ये आंसर होगा, समझ गए। तो रट के नहीं जाना ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन स्पीड ऑफ आंट्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 40 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से 40 डिग्री बदल जाए तो कितना चेंज आया टेम्परेचर में, 30 डिग्री था 40 डिग्री हो गया, कितना डिग्री बढ़ गया,
10 डिग्री का चेंज आया तो आंट की स्पीड में कितना अंतर आ जाएगा, स्पीड कितना चेंज होगा। तो देखिए 30 डिग्री से 40 डिग्री कहाँ है, आंसर है ये है 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री, यही गैप है ना, यही गैप है। देखिएगा ना, जब 30 डिग्री था तो स्पीड कितना था आंट का, तो स्पीड निकालने के लिए 30 डिग्री वाले को स्ट्रेट प्लॉट करिए y के पैरेलल। ये जहां पर आया इधर स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्पीड कब थी, जब टेम्परेचर कितना था 30, तो स्पीड कितनी थी, ये जो भी रही हो मेरे ग्राफ के हिसाब से। अब ये तो मैं उल्टा सीधा बनाया हूँ ना, 1 ज़्यादा चौड़ा है, 2 ये तो 3 सकरा है तो 4 चौड़ा है, ऐसे गड़बड़ हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ दिस इज 2, सपोज दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड हियर नियर अबाउट इज 3, ये ऐसे समझिएगा ना, समझाने के लिए खाली। तो हम क्या मान ले रहे हैं, जब टेम्परेचर 30 है तो हमने इसको प्लॉट किया तो हमारे ग्राफ में फिगर क्या दिखा, 2 दिखा। तो जब टेम्परेचर 30 थी तो स्पीड कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब टेम्परेचर 40 हो जाएगी तो इसको प्लॉट कर लीजिए, ये ना टेढ़ा हो गया बिल्कुल सीधे, ये ऐसे प्लॉट किया हमने और इसको ऐसे प्लॉट किया, तो ये 4 मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा तो बन रहा है, रुकिएगा ना, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इधर से बोर्ड भी टेढ़ा दिखता है, तिरछा खड़े हो जाओ तो, इसीलिए ये सब ग्राफ कॉपी में बताना चाहिए, इधर और ये ऐसे, ये है 4, ठीक है, समझाने के लिए। सो जब टेम्परेचर 40 होता है तो स्पीड कितनी हो जाती है, 4। तो बताइए 30 से 40 हुआ तो कितने का चेंज आया, 10 डिग्री का। तो 30 में स्पीड कितनी थी, 2, 40 हो गई टेम्परेचर तो स्पीड कितनी हो गई, 4। तो 2 से 4 कितना चेंज आया स्पीड में, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का चेंज आया। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो डी के बाद ई नंबर, इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री देन स्पीड चेंजेस। 30 में कितना था, 2 और यहाँ कितना था 4, सो 4 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, द चेंज इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड में कितना चेंज आएगा, समझ रहे हैं। जब ये 30 से 40 डिग्री बदलता है यानी 10 डिग्री चेंज होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 2 इनिशियल था 4 फाइनल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज। तो चेंज कितना आया, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये मेरा यहाँ उठपटांग इसलिए आ रहा है कि मैं बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ, आप जब ग्राफ में बनाएंगे एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको मिलते जाएंगे, ठीक बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, पढ़िए जरा क्वेश्चन ध्यान से ना। हमारा क्वेश्चन है, अनीता मेड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। पाइप यानी जैसे बांसुरी वाली पाइप होती है ना, उससे अनीता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रही है, लेकिन अलग अलग पाइप से बना रही है और हर पाइप का लेंथ अलग अलग है, ठीक है ना। डिफरेंट लेंथ के पाइप से वो अलग अलग टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रही है, ठीक बात। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ पाइप दैट इज इन सेंटीमीटर एंड पिच दैट इज साइकिल पर सेकंड। व्हाट इज पिच, साइकिल पर सेकंड उसकी यूनिट है। व्हाट इज पिच, ये साउंड की एक क्वांटिटी होती है पिच, जो आप कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। उसकी यूनिट हम किस में मेजर कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। साउंड असल में क्या है, वेव है। अब मैं वेव बताने लगूंगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है इसलिए इसको यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पिच क्या है, एक साउंड की क्वांटिटी है जिसको मेजर किस में करते हैं बोलिए साइकिल पर सेकंड में और इसका टेबल हमको दिया हुआ है, ठीक है। किसका,
कितने लेंथ की पाइप होगी तो कितने साइकिल पर सेकंड की पिच बनेगी साउंड की, समझ रहे हैं? कितने सेंटीमीटर लंबी पाइप होगी तो कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड या कितने साइकिल पर सेकंड की साउंड की पिच निकलेगी, साउंड की पिच बनेगी, कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ पर टेबल बना, मैं टेबल नहीं बना रहा ना, आपको बुक से देखना है। देखिए, अगर हम पाइप यूज करते हैं 80 सेंटीमीटर का तो साउंड की पिच कितने साइकिल पर सेकंड होती है? साइकिल पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने बार वो साउंड एक सेकंड में कितने बार साइकिल कंप्लीट करेगी? आंसर है 64 बार करेगी, तो इसका साउंड अलग सुनाई देगा। समझ आया? अगर मैं पाइप की लंबाई यूज करता हूं 41 सेंटीमीटर तो इससे जो साउंड निकलेगा वो साउंड एक सेकंड में कितने बार साइकिल कंप्लीट करती है? 128 बार, तो इसकी आवाज कुछ अलग तरह से सुनाई देगी। समझ रहे हैं? 11वीं कक्षा में साउंड का पूरा चैप्टर मिलेगा, वेव का पूरा चैप्टर मिलेगा फिजिक्स में, तो आप वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आज तक आपने सुनी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती ना, समझ रहे हैं ना? वो अलग से एक टॉपिक ही है, एक चैप्टर ही मिलेगा पूरा पूरा। ठीक बात? तो इस तरह से अब आप ये टेबल देख सकते हैं। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इसी में आगे देखिए, अगर 18 सेंटीमीटर लंबी पाइप है तो उससे जो साउंड निकलेगा वो एक सेकंड में कितने बार साइकिल कंप्लीट करेगा? साइकिल कंप्लीट करने का मतलब ऐसे नहीं ना, ये चक्कर नहीं। असल में साउंड कैसे चलता है? उसमें होता है ये, क्या बोलते हैं इसको? रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। ये जो एयर के पार्टिकल होते हैं इसमें एक बार कंप्रेशन होता है, फिर एक बार रेयरफेक्शन होता है। और साउंड वेव ऐसे चलती है, एयर के पार्टिकल पहले दबते हैं, फिर ऐसे खुलते हैं, तो साउंड आगे चली गई, फिर दबी, फिर खुली, आगे चली गई, फिर दबी, फिर खुली, आगे चली गई, ऐसे साउंड आगे बढ़ता है। तो एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे हो जाता है? अगर पाइप की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लेगी ये? कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन 300 बार। तो इसकी ध्वनि जो है अजीब टाइप, अलग टाइप की सुनाई देगी। साउंड किसी का पिच ज़्यादा मोटा सुनाई देता है, किसी का कम पतला सुनाई देता है। समझ रहे हैं? किसी की आवाज़ मधुर होती है, किसी की आवाज़ फटी रहती है। ये क्यों होता है? तो आंसर है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, किसी के कम किसी के ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं? कभी आप लाउड बोलते हैं, कभी आप स्लो बोलते हैं। हर एक इंसान के गले की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इसलिए हर एक इंसान के गले से निकलने वाला साउंड अलग अलग होता है। समझ रहे हैं? मेरा इस पर ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, साउंड वेव्स पर, पूरे क्लास 11 CBSE में, तो जिसको शौक हो सुन लीजिएगा। मैं अब यहाँ नहीं बता सकता ना। ठीक है, चलिए, ये टेबल आपने देखा, इसका मीनिंग समझ में आया। अब इसका उन्होंने एक ग्राफ बनाया है, आप पेज पलट लीजिए और अब आप ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ग्राफ? पेज पलट लो बिटिया, कहाँ खोई हो? ग्राफ दिखा? आप देखिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है इस ग्राफ पर। लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पाइप टू ऑब्टेन ए पिच ऑफ 160 साइकिल पर सेकंड। अगर हम चाहते हैं कि एक पाइप से ऐसी साउंड निकले जो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर ले? 160 साइकिल। तो बताइए उस पाइप की लंबाई कितनी होगी? तो जरा ग्राफ देखिए। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड किधर प्लॉट है? वाई एक्सिस में दिख रहा है। पिच वाला उन्होंने किधर लिया है? वाई एक्सिस में। और लेंथ ऑफ द पाइप किधर लिया है? एक्स एक्सिस में। मुझे क्या चाहिए? आंसर है मैं उतनी लेंथ की पाइप बनाना चाहता हूं जिसमें से साउंड निकले तो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर जाए? 160। तो जरा देखिए, आपके वाई एक्सिस में नंबर ऑफ साइकिल प्लॉटेड हैं, तो 160 कहां पर आएगा? 100 और 200 के बिल्कुल बीच वाला कौन होगा? 150। 150 के एक लाइन ऊपर, पतली से जो लाइन है, एक ऊपर चले जाइए, वही 160 होगा। उस 160 वाले लाइन को आप पकड़िए, ये 100 200 के बीच 150, 150 के जस्ट ऊपर हल्का सा एक लाइन, इसको पकड़ के आगे ले जाइए। ये गया ग्राफ आगे। ये जहां मेन ग्राफ को काट रहा है, जहां पर मेन ग्राफ को काट रहा है, और नीचे ले आइए वाई एक्स एक्सिस में। देखिए कौन सा पॉइंट मिलता है, उतनी लंबी लेंथ होगी पाइप की। समझे? तो कहां पर कट रहा है अभी आप करेंगे ना, मैं इसको यहां लिख के नहीं बता रहा हूं। समझ रहे हैं ग्राफ कैसे देखते हैं? हमको क्या चाहिए? मैं एक ऐसा साउंड बनाना चाहता हूं जिसमें एक सेकंड में कितने साइकिल रेयरफेक्शन कंप्रेशन के कंप्लीट हो जाएं? 160। तो पाइप की लंबाई कितनी होगी?
ठीक है, देखिए कहाँ पर आ रहा है 160 वाला ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, 30 पर ना 30 पर, हाँ कहाँ पर ना 30 पर नहीं कट कर रहा बिटिया, 30 से थोड़ा आगे चला जा रहा है, 32, 33, 34 है ना। तो आप क्या मानेंगे, जो ग्राफ आपको दिख रहा है आप वो आंसर लिखेंगे। कहाँ पर आएगा 160 वाला, रेड कलर का जो लाइन आपको दिख रहा है ग्राफ का, उसको कहाँ पर टच करता है, नीचे आ जाइए एक्स एक्सिस में वहीं से, ठीक है। कहाँ पर आएगा 160, 150 टच कर रहा है बिटिया 35 में मेरे ख्याल से, ना 150 34 में टच कर रहा है, तो 160 और उससे पहले टच करेगा, 34 में टच कर रहा है 150 वाला, तो उससे थोड़ा सा पहले 33, 32, आप 32, 33 लिख लीजिए। पहला आंसर क्या हुआ हमारा, कितनी लंबी पाइप चाहिए, 32 या 33 सेंटीमीटर की। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। ये आप बनाएंगे, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा ना, मुझे बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर प्लॉट करो, उसमें सीधा बनेगा भी नहीं, ये तो ग्राफ में ही बनता है। तो खाली आप ग्राफ देखिए, खुद से प्लॉट करिए। तो कितना आया आंसर इसका, अगर पाइप की लंबाई 33 सेंटीमीटर होगी तो उससे जो साउंड निकलेगा उसमें पिच कितना होगा, 160 साइकिल पर सेकंड का पिच होगा। ठीक बात, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द पिच व्हेन द लेंथ ऑफ पाइप इज 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप है तो उससे कितने पिच की साउंड निकलेगी। 60 सेंटीमीटर पर आइए, ये देखिए, दिस इज 60 सेंटीमीटर मिला। इसके ऊपर चले जाइए, ग्राफ की लाइन, रेड वाली लाइन को ये जहां काट रहा है, कहां पर आया, 90 पे आ रहा है। तो आपको 90 दिख रहा है तो आप 90 लिख लीजिए, जिसको 100 दिख रहा है वो 100 लिख ले। समझ रहे हैं ना, जिसको 90 लग रहा है वो 90 लिख ले, जिसको दिख रहा है कि 100 पर मिल रहा है वाई एक्सिस वाला, तो फिर 100 लिख लीजिए आप। हो गया ना, दिस इज लिवर आंसर, खत्म। तो ये खाली देख करके आपको बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहां तक समझ आया या नहीं आया। तो ग्राफ देख के पढ़ लेंगे, डेटा निकाल लेंगे उससे, या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे ना। जब ये वीडियो आएगी तो यहां पर ये ग्राफ दिखेगा, ठीक है। लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है 2 टेबल्स A and B आर गिवन बिलो। आपको 2 टेबल दिख रहे हैं आपकी बुक में, यहाँ भी मैंने टेबल का डेटा कोट की, ठीक है। ये दोनों टेबल, टेबल नंबर A और टेबल नंबर B आपके बुक में बने हैं, ठीक है। और इन टेबल के लिए हमसे बोल रहा है ड्रॉ ग्राफ्स फॉर क्वांटिटीज शोन इन द टेबल एंड फाइंड आउट वेदर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या चीज़ है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप, वेदर इट इज़ ए कांस्टेंट और नॉट। हमको ये चेक करना है कि इस टेबल और इस टेबल में जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से जो ग्राफ बनेगा और इस डेटा से जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के लाइन जो होंगे, ग्राफिकल लाइन, उस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। समझ रहे हैं, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। इससे क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगर हर जगह स्लोप की वैल्यू एक जैसी आई, कांस्टेंट हो गया, तो वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर कांस्टेंट नहीं आया तो कर्व बन जाएगा। बस यही तो इन्फॉर्मेशन उससे मिलता है, समझ रहे हैं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको 2 अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, एक ग्राफ में ये प्लॉट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको 2 क्वांटिटी कौन सी दी है, टेबल नंबर 1 देखिए, टेबल नंबर A, एक है रेडियस और दूसरा है सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं, हाँ, तो एक रेडियस और एक सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में R आता है 2 पाई R। जैसे जैसे R बदलेगा वैसे वैसे 2 पाई R बदलेगा, यानी सरकमफ्रेंस बदलेगा। तो सरकमफ्रेंस किस पर डिपेंड करता है, R पर। तो R इंडिपेंडेंट हो गया और सरकमफ्रेंस, तो इसको कहाँ प्लॉट करेंगे, X में, और डिपेंडेंट को किस में प्लॉट कर लेंगे, Y कोऑर्डिनेट्स में। समझ गए। अच्छा, ये है पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। अगले टेबल में एरिया दिया हुआ है। तो आपके पास तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ऐसे x और y। अगर आपने x में रेडियस अलॉट कर दिया तो रेडियस तो दोनों में है, x का काम हो गया। लेकिन y तो आप किसी एक ही डाटा को दे सकते हैं ना, वेदर यू रिफर पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस विथ y और यू कैन रिफर एरिया विथ y। आप चाहें तो एरिया को असाइन करें, आप चाहें तो
पेरीमीटर को असाइन करें तो एक ही ग्राफ बन पाएगा ना, इसलिए दो अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक में y पेरीमीटर होगा, दूसरे ग्राफ में y एरिया होगा, तो दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। समझ आया? आया? अच्छा, अब ये तो आप समझ गए कि इसको अपन क्या मानेंगे, x, और इसको कहाँ अलॉट करेंगे, y में। इसी तरह इसको x में और इसको y में। समझ गए ना, x और y में किसको अलॉट करना है। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका, और हमको स्लोप भी देखना है, तो पहले आप स्लोप ही देख लीजिए, ठीक है ना। स्लोप बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये रहा x एक्सिस में प्लॉट होने वाला डेटा, ये रहा y एक्सिस में प्लॉट होने वाला डेटा। तो ये क्या है, x, ये है y, ये x, ये y, x y x y x y, ठीक है। एक से ज़्यादा x हैं, ठीक है। सो दिस इज x1, x2, x3, x4, x5। एक से ज़्यादा y हैं, सो इट इज़ y1, y2, y3, y4, y5। यही चीज़ इसके साथ भी होगी, x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। हो गया। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है स्लोप का, तो आंसर है हाँ, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं टेबल नंबर 1 का डेटा रिफर कर रहा हूँ, सो दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज y2, दिस इज y1। तो ज़रा देखिए इसमें क्या क्या स्लोप आता है। मैं लेता हूँ y2 माइनस y1, कितना आया, 8 पाई माइनस 4 पाई, यहाँ रखने के लिए कितना आया, 4 पाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना आया। तो यहाँ पर आपने क्या बताया, 8 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। सो दिस विल बी 4 पाई एंड दिस विल बी 2, सो आवर आंसर इज 2 पाई। तो स्लोप कितना आया, इन दो इंटरवल से हमने चेक किया, एक ये पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप कितना आया, 2 पाई। अगर हर जगह 2 पाई होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, और स्लोप कांस्टेंट हो जाएगी। जरा यहाँ पर अब ओरल चेक करते हैं, हर बार हमको स्लोप कितना चाहिए, 2 पाई ना। देखिए आप इन दोनों को ले लेते हैं, है ना, दिस इज y2, दिस इज y1, y2 माइनस y1 4 पाई और x2 माइनस x1 अपॉन में 2 पाई, 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, अगेन 2 पाई। फिर से इसको ले लीजिए, अभी किसको लिया, हाँ ठीक है, y2 माइनस y1 16 माइनस 12 पाई, 4 पाई डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6, 2, अगेन 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 पाई, अगेन y2 माइनस y1 4 पाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 2, 4 पाई अपॉन 2, 2 पाई। तो हर जगह स्लोप कैसा है, तो कांस्टेंट है ये 2 पाई, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार ना, फिर से हम स्लोप निकालेंगे, ये टेबल नंबर ए के लिए। ठीक है, देखिए x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। दिस इज y2 माइनस y1 कितना आया, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 1, 3 पाई, y2 माइनस y1, 9 पाई माइनस 4 पाई, 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1। यहाँ कितना आया था, 3 पाई अपॉन 1, यहाँ कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 1। वैसे ही फेल हो गया, पहले स्टेप में कांस्टेंट नहीं रहा। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, एक तो आया हमारा 3 पाई, समझ गए ना कैलकुलेशन कैसे आया, और ये कैसा होगा, नॉट कांस्टेंट। आगे हमने करके देखा, नॉट कांस्टेंट, एक जैसा नहीं आया ना। अभी 3 पाई आया है पहले डेटा से, बाद में 5 पाई आ रहा है, और बाद में आप करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 9, 7 डिवाइडेड बाय 1, 7 पाई आएगा, फिर 9 पाई आएगा, है ना, फिर 11 पाई आएगा आगे, फिर 13 पाई आएगा, और नंबर के हिसाब से चलता जा रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए
इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इस लाइन का डायग्राम कैसा बनेगा, ये कर्व लाइन बनेगी। ठीक बात, समझ गए? तो चलिए पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। आप स्केलिंग देखिएगा कैसे रखना है। ये खाली मैं सिमेट्रिक डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी आप बनाएंगे। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई। ठीक बात, चलिए देखिए ज़रा एक्स में क्या प्लॉट करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम किसको अलॉट कर रहे हैं, रेडियस इन सेंटीमीटर। ठीक है, वाई एक्सिस में किसको रखेंगे, सरकमफ्रेंस को, 2 पाई आर। तो वाई एक्सिस में हम रख रहे हैं सरकमफ्रेंस, तो आप समझ सकते हैं 2 पाई आर इज ए सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस हो गया। आप थोड़ी सी स्केलिंग देखिए, एक्स में कैसे कैसे चलना है, कितने कितने नंबर हमको रखने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं ऐसे ही रखता हूँ, 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर मान लूँ, 2 सेंटीमीटर रेडियस, समझ रहे हैं ना। एक्स एक्सिस में ग्राफ वाली कॉपी में 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कितने लाइन में काम चला लेना है, 5 लाइन में हमारा काम चल जाएगा। 10 सेंटीमीटर तक तो रेडियस ही है कुल इसमें, समझ रहे हैं। और अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ले जाना चाहते हैं, 1 सेंटीमीटर आपका ब्लॉक 1 सेंटीमीटर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर कितनी लाइनें खींचेंगे, 10 लाइनें खींचेंगे। जो आपको अप्रोप्रिएट लगेगा बना लीजिएगा। ठीक है, वाई जरा बताइए, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई, कैसे चलाएं इसको, ऐसे ही चला लें, 4, 8, 12, 16, 20, या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ऐसे चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको 10 लाइनें खींचनी पड़ेंगी 20 पाई बनाने के लिए। 4, 4 बना लें, ठीक है ना। ठीक बात, एक्स बताइए कैसे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिखें, 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। ग्राफ कॉपी का 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 सेंटीमीटर रेडियस रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हैं। सो दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर रेडियस, और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना सरकमफ्रेंस, 4 पाई ले लें, 1 सेंटीमीटर 4 पाई सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कि नहीं आया, आया ना। वो आपके हाथ में, मैं आपको हर तरह की कंडीशन अलाउ कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं करिए वैसा नहीं करिए, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। आपकी कॉपी का पेज जितना आपको अलाउ करता है आप वैसा डेटा लीजिए। छोटा पेज है तो 4, 8, 12, 16, 20 ऐसा ले लीजिए। ज़्यादा आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, 18 पाई, 20 पाई ऐसे ले लीजिए, 2-2 पाई के गैप में। और ज़्यादा पेज आपके पास अवेलेबल है तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई ऐसे ले लीजिए। समझ रहे हैं, जैसे भी लेंगे ग्राफ से ही आएगा। ठीक बात, लेकिन जो भी ले रहे हैं वहाँ स्केलिंग करके बता दीजिए क्या ले रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को, बोलिए 1 सेंटीमीटर हमको कितना कितना लेना है, 4 पाई सेंटीमीटर। सो दिस इज 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई, 25 पाई, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, हमको तो यहीं तक चाहिए ना। ठीक है, आप ये रहे आपके पॉइंट्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। 2,4 पाई किधर होगा, x, y, 2,4 पाई कहाँ पर आएगा पॉइंट, दिस इज 2, दिस इज 4 पाई। तो 2 से एक लाइन ले गए, 4 पाई से एक लाइन ले गए, ये मिला कॉमन पॉइंट। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, 2,4 पाई। 4,8 पाई, दिस इज 4, दिस इज 8 पाई। और आप जान रहे हैं कि ये कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो। ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट बनेगा।
ये उसके बाद है 6,12 पाई, ये 6 वाली लाइन, ये 12 पाई वाली लाइन यहाँ कहीं पर आकर के मिलेगी, ये दिस इज 6,12 पाई। अगेन 8,16 पाई, ठीक है, ये है 8 वाली लाइन और ये है 16 वाली लाइन, इधर कहीं आकर के मिलेंगी यहाँ पर, दिस इज 8,16 पाई। फिर 10,20 पाई, दिस इज 10 एंड हियर इट इज 20 पाई। देख लीजिएगा ये, और सब को मिला दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप स्केल पटरी रख के बनाएंगे ग्राफ कॉपी में, एकदम एग्जैक्ट बनेगा ऐसे। ठीक है, ये बनी स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया टेबल नंबर ए का। ठीक है, हो गया, ये समझ आया कैसे बनाए उसको, स्केलिंग ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, वो हमको पहले से पता है कि ग्राफ स्ट्रेट बनेगा क्योंकि स्लोप कैसा है, हर जगह कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, ग्राफ आ रहा है भाई। अच्छा, अब इसको लेते हैं, इसका आपको पहले से पता है ग्राफ कैसा बनना है, टेढ़ा बनना है, कर्व बनेगा कहीं पर, वो आएगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसी को मिटा करके ये वाला ग्राफ बनाता हूँ और आप दूसरा ग्राफ बनाएंगे कॉपी में। ठीक है, तो एक तरफ हम रेडियस ले रहे हैं, मिटा दूँ इसको, मैं मिटा दूँ, ये टेबल नंबर ए के लिए था ना। अब हम लोग ले रहे हैं टेबल नंबर बी का ग्राफ, जो कि अलग बनाएंगे आप, एक ही में नहीं बनेगा क्योंकि इधर आप पेरीमीटर दे चुके हैं, एरिया नहीं दे सकते अब। ठीक है ना, या लिख भी सकते हैं एरिया, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको दो अलग अलग डेटा अलग अलग साफ साफ दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पर बताइए रेडियस कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम भी कैसे ले लें 1 2 3 4 5। और यहाँ भी हम फिर बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक एक्स एक्सिस का क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेंटीमीटर रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक 1 सेंटीमीटर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस में देखिए कैसे चलाना है, 1 4 9 16 25, कैसे चलाएंगे, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, 1 4 9 16 25 कैसे आएगा। अगर मैं 4 4 का चलाता हूँ, जैसे भी 4 4 मैंने प्लॉट किया था, तो ये तो मिल जाएगा, 4 2 जा 8, उससे जस्ट एक लाइन ऊपर, एक नहीं होगी, एक से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर को क्या मान रहे हैं 4, तो 1 1 मिलीमीटर 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगी 1 1 को, उससे थोड़े से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करेगी 1 1 मिलीमीटर। समझ आ रहा है, या और सोच के देखिए कैसे बना लें, 3 3 का भी लेके आप बना सकते हैं, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। समझ रहे हैं कि नहीं समझे, समझ रहे हो। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। आप चाहें तो ऐसे ले लीजिए ऑड नंबर वाला, या आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर को 3 पाई बनाइए, तो फिर 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे चलेगा, 24, तो उसमें भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ 5 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्या लेना पसंद करेंगे बोलिए। 3 3 लेके भी बना सकते हैं, 5 5 लेके भी बना सकते हैं, 2 2 लेके भी बना सकते हैं। 2 2 लेंगे तो हमको कहाँ तक पहुँचना है, 25 तक, तो कितना बनाना पड़ेगा, 12 लाइन कम से कम, 13 लाइन, तब ना 12 दूनी 24 बनेगा। 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 2 पाई मान रहा हूँ तो मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, कम से कम 13, तब ना 13 दूनी 26 बनेगा, तो 25 तक प्लॉट हो पाएगा। 3 3 के बनाऊँगा तो 8 3 24, 9 लाइन बनानी पड़ेगी। 5 5 के बनाऊँगा तो कितनी लाइनें लगेंगी, 5 लगेंगी बस। क्या बनाना चाहते हैं, 5 5 बनाना चाहते हैं, तो ठीक है 5 बनाएंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 पाई
एरिया, 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हैं? 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में कितनी लाइनें खिंची होती हैं बीच में? 10 लाइनें। समझ रहे हैं? तो 1 सेंटीमीटर अगर 5 पाई को रिप्रेजेंट करता है तो आधा सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2.5 पाई को। 2.5 पाई सेंटीमीटर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो तो चलो फिर शुरू किया जाए, है ना? करें शुरू? चलिए ऐसे ले लीजिए, या मैं तो बोलता हूँ 3-3 वाला ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? समझे ना? 5 लोगे छोटा बनेगा, 5 लाइन में काम हो जाएगा। 3 लोगे तो 8 लाइन कम से कम खींचेगी। 8 3 24, 9 लाइन खींचेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? ग्राफ थोड़ा सा लंबा बन जाएगा और क्या। ठीक है, मैंने कितनी लाइनें खींच रखी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक और खींच लूँ मैं 8 कि 5-5 बना रहे हो? हैं? क्या कह रहे हो? 4-4 ले लें? तो 4 लोगे तो फिर हाँ ठीक है, आ जाएगा। 4 में भी आ जाएगा। 8 से थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे, ये तो 4 में आ ही जाएगा। और ये 24 से थोड़ा सा एक आगे ले लेंगे, तो 4 ले लीजिए। 4 ले लें? ठीक है। 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई, 24 पाई एंड 28 पाई। ठीक है, इधर अपन एरिया ले रहे हैं, एरिया। ठीक बात। चलिए अब पहचानिए 1 पाई कहाँ पर होगा? 1 सेंटीमीटर 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 पाई कहाँ पर होगा? ये 1 सेंटीमीटर 4 पाई के बराबर है। तो 1 पाई कितना होगा? 4 पाई 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 पाई 1/4 पाई सेंटीमीटर के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये देखो ऐसे हमने क्या लिया? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को, है ना? तो 1 सेंटीमीटर का डब्बा 4 पाई एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो 1 पाई एरिया कितना सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा? तो आंसर है, यहाँ रखते हैं 1 पाई, तो ये 4 आ गया यहाँ। 1/4 यानी क्या? ये 1/4 का मतलब होता है कि नहीं? 0.25। 0.25 क्या है? 0.25 क्या है? ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में चेंज करो ना। 2.5 मिलीमीटर। कितना? 2.5 मिलीमीटर। समझ रहे हैं आप? ये है 1 सेंटीमीटर का गैप। इसमें कितनी लाइनें हैं? 10। वो 10 लाइनें क्या हैं? मिलीमीटर। तो कितने मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में? 10 मिलीमीटर। 4 टुकड़े कर दो ना, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा। इसी 1 सेंटीमीटर के अंदर उसके 4 टुकड़े बनाइए। एक टुकड़ा कितना बना? 2.5 मिलीमीटर। यही तो 1 पाई को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ आया? मैथ्स वाले बच्चे हो ना, थोड़ा सा सोचिए ना, आ जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तो 1 पाई का एरिया कितना सेंटीमीटर? 0.25 सेंटीमीटर। इसी को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 2.5 मिलीमीटर बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो 1 पाई का एरिया कितने मिलीमीटर में प्लॉट हो जाना है? 2.5। अब ये अगर 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, 4 टुकड़े करो इसके। 4 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा जो बनेगा वो एक पाई के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सो हम मान लेते हैं ये इसके 4 टुकड़े किए। दिस इज हाँ, बीचों बीच ये एक, ये दिख रहा है? ये दिखा? ये एक टुकड़ा बना, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मिलके 1 सेंटीमीटर बना। समझ रहे हैं? ये देखिए 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। समझ आ रहा है? तो 1 पाई कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? ये एक टुकड़ा जो बन रहा है 2.5 मिलीमीटर का। ठीक बात। और हमको क्या लेना है? 1 पाई। सो दिस इज 1 पाई। ये वाला पॉइंट लिख लेंगे 1 पाई। समझ रहे हो? बोलो ना। हाँ, दूसरा किधर आएगा? 2,4 पाई। बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 2 रहा ये, और 4 पाई वाली लाइन ये आ गई ना। ये सीधे आएगा ऐसे यहाँ पर।
दिस इज 2,4 पाई, और ये क्या है 1, पाई। बना लीजिएगा अपने हिसाब से। 3,9 पाई, 9 पाई कितने आएगा 8 से कितना ऊपर, थोड़ा, वो कितना, इतना, थोड़ा ऊपर मतलब कितना, मैंने बताया 1 पाई कितना मिलीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, 2.5 मिलीमीटर। तो 8 पाई तक तो यहाँ पहुँच गए। 9 पाई बनाने के लिए और कितना ऊपर जाएं, यहाँ से यहाँ तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो हम यहाँ से कितना ऊपर जाएं 2.5 मिलीमीटर, 1 पाई और आ जाएगा, 9 पाई बन जाएगा। तो इसके हमने 4 टुकड़े किए, ये बीच वाला, ये इसके 2 बराबर बराबर कर लिए। तो ये वाला जो बना ये क्या है 2.5 मिलीमीटर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 पाई को, तो यही क्या बन गया 9 पाई बना। तो यहाँ से लाइन आप ऐसी लाएंगे और ये है 9 पाई। पता नहीं समझ में आ भी रहा है तुम्हारे कि नहीं आ रहा है, नहीं मैं ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा हूँ। अब ग्राफ कॉपी होती तो मैं बढ़िया से बताता, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद 4,16 तो ढूंढ लोगे, ये रहा 16 और ये इधर आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर आएगा लाइक दिस, यहाँ दिस इज 4,16। अगेन 5,25 ये भी तो मिल जाएगा। ये 24 से लेके 28 ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 पाई और ऐड करना है 25 पाई बनाने के लिए। तो यहाँ से मुझे कितना ऊपर जाना है, बोलो बोलो ना। 1 पाई कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर रिप्रेजेंट करता है 2.5। तो यहाँ से फिर वही बराबर, और ये 2 टुकड़े, इसके भी 4 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा 1 पाई एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो ये और इधर आ गया। अब अपने हिसाब से आप बना लेना, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है, गलत सही हो सकता है, लेकिन कॉपी में एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तुम ही लोग बोले हो कि ये यूनिट लो, ये स्केलिंग लो, अदरवाइज मैं और स्केलिंग ले लेता कुछ और। ठीक बात, ग्राफ कभी गलत नहीं बनेगा। आप जो भी स्केलिंग लेंगे कॉन्फिडेंट रहिए अपनी स्केल पर, ठीक है, एकदम श्योर रहिए। चलिए ज़रा जोड़ते हैं कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बनेगा। तो ये हमने जोड़ा, फ्री हैंड आप इसको बनाएंगे, ये और ये देखिए ज़रा, स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, कर्व है ये। और कर्व बनना ही था, क्योंकि स्लोप हर जगह अलग अलग था। समझ गए, बना लेंगे, हो गया। हाँ, ये है आंसर हमारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, और आप ये अब देखेंगे अपनी बुक में, इसको मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा ना, ठीक है, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखेगा। जब ये वीडियो आएगी हमारी तो फिर ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, ठीक बात। हाँ, देखिए, द टेम्परेचर डेटा फॉर ए पर्टिकुलर डे इन ए सिटी आर शोन इन द ग्राफ। ठीक है, अलग अलग दिन एक शहर के लिए अलग अलग दिन में कितना कितना टेम्परेचर होता है, ये डेटा हमको ग्राफ बना करके बताया जा रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर सिटी के लिए अलग अलग दिन कितना कितना टेम्परेचर था, ये हमको ग्राफ बना करके बताया जा रहा है। ठीक बात। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। ग्राफ देखिए और हमारे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 6 AM। 6 AM मतलब सुबह जब घड़ी में 6 बजे, ठीक है, ये एक ही दिन का डेटा सब दिया है ना, पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन के लिए अलग अलग टाइम के लिए, एक दिन की बात हो रही है ना, अलग अलग दिन नहीं। तो एक दिन में हमने अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टेम्परेचर कोट किया है ग्राफ में। तो हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 6 AM। सुबह सवेरे जब 6 बजे घड़ी में, उस समय उस सिटी का टेम्परेचर कितना है। तो आपको अब अपना ग्राफ देखना है। क्या देखना है, ग्राफ देखना है। ग्राफ में जहाँ यहाँ 6 बजे टाइम एक्स एक्सिस पर है। क्यों एक्स एक्सिस पर है टाइम, कोई बताना पसंद करेगा। देखिए यहाँ दिखाते हैं स्क्रीन में भी, बोलिए एक्स एक्सिस में टाइम को क्यों रखा है बुक वाले ने, क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। और वाई पर किसको प्लॉट किया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे सूर्य देव जो है जल्दी ऊपर आएंगे, और उतनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बदलेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग कौन चेंज होता है, टेम्परेचर। समझ आया ना, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बदलेगा। अब आइए 6 बजे,
6 बजा था जब घड़ी में, तो टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, तो 6 बजे से एक पैरेलल लाइन, किसके? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन 6 बजे से ऐसे ऊपर ले जाइए। देखिए वो ग्राफ को कहाँ पर टच करता है, कहाँ पर आएगा? हाँ, ये जो पॉइंट मिलेगा ना, स्केल पटरी रख के देख लीजिए यहाँ कहाँ पर काटता है वाई एक्सिस को। यानी यहाँ से एक लाइन 6 बजे से ऊपर जाएगी और एक लाइन वहाँ से ऐसे आएगी एक्स के पैरेलल, तो वो वाई को जहाँ पर काटेगी वही टेम्परेचर तो होगा। तो कितना आएगा? जोर से बोलिए। 23 दिख रहा है? कितना दिख रहा है? सबको 23 लग रहा है? ठीक है, जिसको 24 लग रहा है वो 24 मार्क कर लो। देखने का तरीका समझ आया? एक क्या उठाइए? स्केल पटरी। क्या लीजिए? स्केल, रूलर बोलते हैं ना, स्केल लीजिए। स्केल रख करके हल्का सा डॉटेड लाइन ऐसे ऊपर ले जाइए वाई के पैरेलल। ये डॉटेड लाइन इस ग्राफ को कहीं काटेगी? काटेगी ना। जहां पर काट रही है वहां से अब स्केल को घुमाइए, ऐसे रखिए स्केल को, और वहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन वाई को कटाने के लिए लाइए। वो वाई को जहां काटेगी वही टेम्परेचर होगा। समझ गए? पेंसिल से करके देखिए कितना आता है आपका। 24 अप्रॉक्स आएगा। 23, 24 समझ आ रहा है ना? आया? देख लोगे ना? ठीक है, मैं ये यहाँ नहीं बना रहा भाई ना, ये आपको करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 बजे कितना टेम्परेचर? लगभग 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द सिटी टेम्परेचर एट 3 PM इन द आफ्टरनून? दोपहर में जब 3 बजे घड़ी में, तो उस शहर का टेम्परेचर कितना? 3 बजे से ऊपर ले जाइए डेटा। जहां पर 3 PM है, फिर से यही काम करेंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ से एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल 3 बजे से यहाँ से ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, और जहाँ पर काटेगा ग्राफ को वहाँ से स्केल घुमा के एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन वाई को कटाने के लिए लाएंगे। जहाँ काटेगा वही टेम्परेचर होगा। समझ रहे हैं? तो कहाँ पर कटना चाहिए? 30 से तो ऊपर जा रहा है, दिख रहा है साफ साफ, अगर मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है तो। 31, 32 मान लीजिए, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन। एट वॉट टाइम वॉज द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस? कितने बजे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा? तो टेम्परेचर में आइए 30 डिग्री पे, ये है। यहाँ से स्केल पटरी रखिए, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ले जाइए। ये ग्राफ को जहाँ काटेगा वहाँ से नीचे ले आइए स्केल रख के, तो ये एक्स को जहाँ पर काटेगा उतना टाइम होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस कितने बजे थे? पक्का? 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। नहीं, 12 बजे नहीं आ रहा है, 12 से थोड़ा और आगे चला जाएगा। हाँ, 1 बजे करीब आएगा। 12 और 3 के बीचों बीच होगा या थोड़ा सा उससे पहले होगा, करके देखिए। ये जो पॉइंट है 3 PM के ऊपर, सॉरी कहाँ, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री वाला ये जो लाइन आया, देखो भाई 3 बजे के ऊपर जो डॉट था वो आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया? 30 डिग्री के ऊपर गया, 32 डिग्री गया। तो ये वाला जो 30 डिग्री वाला होगा 3 बजे से पहले का टाइम होगा ना। जब 32 डिग्री 3 बजे था, 32 डिग्री, तो 30 डिग्री थोड़ा और पहले होगा कि बाद में होगा? थोड़ा पहले था, तो कितना आएगा? लगभग 1 बजे, 1:30 बजे, ऐसा ही होगा टाइम। जिसको 2 लग रहा हो 2 लिख लेना, मुझे तो 1 लग रहा है तो आप 1 लिख लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। 1 o'clock, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड हैव बीन द टेम्परेचर एट 12 midnight? 12 बजे रात को, AM बोलते हैं ना, 12 AM या 00 AM होता है रात में, तो मिडनाइट जब होगा उस समय कितना टेम्परेचर होगा? 12 बजे सुबह कहाँ है? ये है शुरू में 12 AM। यहाँ से एक लाइन ऊपर ले जाइए। अब आप समझ रहे हैं कैसे देखना है। मेरा ख्याल है 25 से ऊपर है, 26, 27 जो आपको पसंद हो। 26 कर लेते हैं, 26 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9 PM इन द नाइट? 9 बजे रात को टेम्परेचर कितना? तो देखिए 25 से ऊपर है, नीचे है, या 25 ही है? कितना है? स्केल मिला के देख लो। 25 से ऊपर है, 9 वाला नीचे है,
ऊपर है। अरे कुछ लोग बोल रहे हो नीचे, कुछ ऊपर है। ये देखिए, ये 9 बजे रात के ऊपर जस्ट ये पॉइंट है। इस पॉइंट के में आप रूलर रखिए, स्केल पटरी ऐसी लगाएंगे। वाई को कहाँ काटेगा उसको मिलाइए। 25 के ऊपर आ रहा है कि नीचे? ऊपर आ रहा है तो 26 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, 26, 27 जो आपको लग रहा हो। बहुत नज़दीक हो तो 26 कर लीजिए, थोड़ा दूर हो तो 27 कर लीजिए। ठीक बात हो गया, ये हो गया ना। बस इसका आंसर हम ऐसे ही बताएंगे, मैं यहाँ अब उसको प्लॉट करके नहीं बता रहा हूँ। समझ गए? इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी ग्राफ आपको मिलेगा देखने के लिए स्क्रीन पर। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है द पॉल्यूशन लेवल ऑफ ए सिटी वेयर मॉनिटर्ड थ्रू आउट अ डे। एक दिन में हमने पॉल्यूशन का लेवल मेज़र किया। आपको पता है पॉल्यूशन किस में नापा जाता है? ये कंसंट्रेशन नापने की एक टर्म होती है जो कि आप क्लास 11th में और 12th में दोनों में पढ़ेंगे जाके। दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं शॉर्टकट में। इसी यूनिट से और क्या नापते हैं? तो आंसर है वाटर का हार्डनेस नापते हैं कि एक पानी कितना हार्ड है। हार्डनेस सॉफ्टनेस सुने हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, क्या मतलब है? आपका साबुन या डिटर्जेंट कौन से पानी में जल्दी आसानी से घुल जाता है, हार्ड वाटर में कि सॉफ्ट वाटर में? कौन पढ़ाता है साइंस? हाँ, साबुन या डिटर्जेंट किस पानी में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, हार्ड वाटर में या सॉफ्ट वाटर में? हो पक्का हार्ड वाटर? अरे ऐसे तुक्का नहीं मारना है बेटा, समझा ना। कल आप इसका आंसर ढूंढ के लाएंगे। कहाँ पढ़े हो? कल पढ़ोगे? हाँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुधार लेना, फिर बताइएगा कल मुझे। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ ना, ठीक है? ये आप मुझे लाएंगे ढूंढ के और बताएंगे। तो जो वाटर की हार्डनेस और सॉफ्टनेस हम मेजर करते हैं वो भी पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं, याद रखिएगा। किसमें? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। यानी 1 मिलियन अगर मैं किसी चीज़ के पार्टिकल ले लूँ, 1 मिलियन पार्ट, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्ट उस चीज़ के होंगे उसको बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में इतने पार्ट हैं इस चीज़ के, समझ रहे हैं? तो इसी तरह हम पॉल्यूशन नाप रहे हैं। पॉल्यूशन नापने के लिए हम क्या करेंगे? एयर में होता है पॉल्यूशन ना, एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर के कितने पार्टिकल लेने हैं? 1 मिलियन। कितने? 1 मिलियन पार्टिकल एयर के, उसमें से जितने 1 मिलियन पार्टिकल एयर के लिए, उसमें से जितने पार्टिकल पॉल्यूशन वाले पार्टिकल होंगे तो उसको बोलेंगे इतने पार्टिकल डिवाइडेड बाय 1 मिलियन पार्टिकल। समझ आया? जैसे मान लो 1 मिलियन पार्टिकल हमने लिया एयर के, टोटल कितना? एयर तो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत फैला है, उसमें से हमको कितने लेने हैं? 1 मिलियन पार्टिकल लेने हैं। 1 मिलियन पार्टिकल लेने हैं एयर के। अब उसमें हमने पॉल्यूशन खोजा, हमको 1000 पार्टिकल मिले पॉल्यूशन के। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वाली गैस मिल गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली गैस मिल गई, ये सब पॉइजनस गैसेस हैं, समझ रहे हैं? तो ये इसको पॉल्यूशन ही मानेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आग जलाते हैं उससे जो धुआं उठता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके पार्टिकल हमने देखे 1000 मिले। तो जब मैं 1 मिलियन पार्टिकल किसके लेता हूं? एयर के, तो उसके अंदर पॉल्यूट वाले पार्टिकल कैठो मिलते हैं? 1000। तो हम क्या बोलेंगे? कितना पॉल्यूशन हुआ, मेजरमेंट बताइए। हम बोलेंगे 1000 आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन हमने लिए थे, उसमें से 1000 पार्टिकल पॉल्यूशन वाले पार्टिकल मिले, तो पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1000 आउट ऑफ 1 मिलियन। ये चीज क्या है? ये है इतना पार्ट क्या? 1000 पार्ट। 1 मिलियन में कितना हिस्सा पॉल्यूशन वाला था? 1000। तो कितना पार्ट पॉल्यूशन का है? ये वाला पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में इतना पार्ट पॉल्यूशन वाला पार्ट है, 1000 पर मिलियन। समझ आया? ये है पीपीएम, ऐसे नापते हैं। ठीक बात, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये साइंस का टॉपिक हो जाएगा। हाँ, हमको क्या बोला गया है? द पॉल्यूशन लेवल्स आर शोन इन द ग्राफ। ग्राफ में आपको पॉल्यूशन लेवल दिखाया जा रहा है, ठीक है? और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। ग्राफ देखिए और हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट वाज द पॉल्यूशन लेवल एट 8 इन द मॉर्निंग। जैसे इसके पहले वाला ग्राफ था वैसे ही बताना है। 8 बजे सुबह पॉल्यूशन कितना होगा? 153। हाँ, फिर से पॉल्यूशन लेवल एट 8 इन द मॉर्निंग। ये जो 8 बजा है ना, इसके ऊपर सीधे एक लाइन ले जाइए वाई के पैरेलल। वो ग्राफ को जहाँ काटेगा
उससे x के पैरेलल एक लाइन y को कटाइए, जहां पर काटेगा उतना ही होगा। 180 आ रहा है, 180, जिसको 160 दिख रहा है 160 कर लीजिए, जिसको 180 लग रहा है 180 कर लीजिए। ठीक बात, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। एट व्हाट टाइम, सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम वाज द हाईएस्ट पॉल्यूशन लेवल रिकॉर्डेड? कितने बजे सबसे मैक्सिमम पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया, कितने बजे? तो ग्राफ का जो सबसे ऊपर वाला पीक होगा उसका टाइम आप कोट कर लीजिए। सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है? ये इधर वाला पहला वाला पॉइंट, ये कितना होगा? लगभग 250 से थोड़ा सा पहले है, 240, 230, 220 ऐसे होगा। ये वाला टाइम कितने बजे है? तो 1 बजे लिख लीजिए। 1 बजे सबसे हाईएस्ट पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉल्यूशन लेवल इन द आफ्टरनून एट 4 o'clock? 4 बजे शाम को कितना पॉल्यूशन लेवल था? 4 बजे के ऊपर आइए, इसको इधर प्लॉट। 160 आ रहा है, 150 के ऊपर जा रहा है ये पॉइंट क्या? 150 के ऊपर जा रहा है क्या? हाँ, तो ठीक है 160 ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। What was the change in pollution level from 12 o'clock noon to 6 o'clock in the evening? 12 बजे से 6 बजे तक कितना चेंज आया पॉल्यूशन के लेवल में? तो सबसे पहले देखो 12 बजे कितना था पॉल्यूशन? 12 बजे ये आइए यहाँ, कितना होगा भाई? ये 220 मान लें, 220 मान लें। ठीक है। 4 बजे कितना था? 4 बजे 160 मानोगे? 220 160 कितना हो जाएगा घटाने से? 220 में से 160 घटा दो तो फिर 60 होगा चेंज पॉल्यूशन लेवल का। या अगर ये 160 आप गलत बता रहे हैं, 4 बजे ना 160 ही बताए थे ना, हाँ तो ठीक है 60 होगा। फिर चेंज कितना आएगा पॉल्यूशन में? 60 ppm। ठीक बात, दिस इज द चेंज। लास्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिड द पॉल्यूशन लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम 1 o'clock एट नाइट टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग? सेम क्वेश्चन, रात में 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में कितना पॉल्यूशन लेवल गिर जाएगा, कितना चेंज आएगा पॉल्यूशन में, बताइए। 1 बजे देखिए रात में कितना था? 1 बजे 240 बोल रहे थे आप 1 बजे, ठीक है। और 4 बजे कितना है? 4 बजे कितना मानोगे? 190 मानोगे, ठीक है। 180 190 मान लो, 180 मान लो, 180 मान लो। 1 बजे कितना? 240 और 4 बजे कितना? 180। तो चेंज कितने का आया? 60 का। या 190 मानोगे तो कितने का आएगा? 70 का। समझ रहे? ऐसे बना लेंगे, जो आपको दिखेगा वो आप लिखेंगे, मेरे बोलने से नहीं, आपके बोलने से नहीं। ये है ग्राफ। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अब आप करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ आता है तो आप ग्राफ में कभी गलती नहीं करेंगे। ग्राफ बनाने का तरीका आप समझ गए, स्केलिंग कैसे लेना है, एक्स में किसको प्लॉट करना है, वाई में किसको प्लॉट करना है, एक सेंटीमीटर के ब्लॉक को कितना कितना हमको एक्सप्रेस करना है, कितना कितना मान लेना है, क्यों मानना है और किस लिए मानना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस पर। ठीक है, देख लीजिए एक बार और पूछ लीजिए।